नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 1071 यान तियानकोन। अनुवादक सीके टैलेंट। संपादक हेवन एम्प्लीफिकेशन ट्रेडिंग कंपनी के भीतर बहस और भी गर्मा गई। वे ये उनका सार्वजनिक रूप से सिर कलम करने के लिए बेताब थे। हालांकि हेवन एम्प्लीफिकेशन ट्रेडिंग कंपनी के एकमात्र असली प्रभारी यान पिंगचुआन ने अचानक ठंडे स्वर में कहा, बस करो। दुश्मन की क्षमताओं को पूरी तरह जाने बिना लापरवाही से काम करना मौत को दावत देने के बराबर है। जब तक मैं आदेश न दूं, हेवन एम्प्लीफिकेशन ट्रेडिंग कंपनी का कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति को उकसाने की हिम्मत नहीं करेगा, अन्यथा उन्हें कंपनी के नियमों के अनुसार दंडित किया जाएगा। यान पिंगचुआन की अचानक प्रतिक्रिया ने हेवन एम्प्लीफिकेशन ट्रेडिंग कंपनी के सभी लोगों को अचंभित कर दिया। उन्हें बेरहमी से कुचला गया था, फिर भी वे पलटवार नहीं कर सके। लेकिन सलाहकार यांग और यांगपिन के अंत कट गए हैं। अगर हम उन्हें नहीं बचाते हैं तो हम न केवल जेड लस्टर सिटी में हंसी का पात्र बनेंगे, बल्कि हमारे कर्मचारियों का मनोबल भी गिर जाएगा। व्यापार जगत में हर कोई यही सोचेगा कि हमारी हेवन एम्प्लीफिकेशन ट्रेडिंग कंपनी में काम करने वाले का अंजाम बुरा ही होगा। हेवन एम्प्लीफिकेशन ट्रेडिंग कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा। उनकी चिंता निराधार नहीं थी। यान पिंगचुआन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और लंबे समय तक चुप रहे। उन्होंने कमरे में बैंगनी रंग के वस्त्र पहने एक युवक को देखा। वह लंबा था और उसकी आंखें धंसी हुई थीं। उसकी त्वचा आमतौर पर धनी खानदान के लोगों की तरह सफेद नहीं थी, बल्कि कांस्य रंग की थी, जिससे एक प्रकार की शक्ति का आभास होता था। वह व्यक्ति हेवन एम्प्लीफिकेशन ट्रेडिंग कंपनी का भावी उत्तराधिकारी यान तियानकोन था। कोन, तुम्हारे क्या विचार हैं? यान पिंगचुआन ने पूछा। मैं दादाजी से सहमत हूँ। मेरा सुझाव है कि हम फिलहाल जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं। हमें कुछ दवाइयां और जड़ी बूटियां देकर उचित रियायतें भी देनी पड़ सकती हैं, ताकि सलाहकार यांग और यांगपिन के अंगों को पूरी तरह अपंग होने से पहले ही जल्दी से जोड़ा जा सके। बाकी किसी भी बात के लिए हमें पहले योजना बनानी चाहिए। मेरे गुरु जेड लस्टर सिटी आ रहे हैं। ये सुनकर यान पिंगचुआन प्रसन्न हो गया। महामहिम हुआयू आ रहे हैं। हाँ, हम। यान पिंगचुआन ने सिर हिलाया। वह अपने पोते के जवाब से बहुत संतुष्ट थे। सहनशीलता का क्षणिक प्रदर्शन कमजोरी की निशानी नहीं होता। किसी भी कार्य को करने से पहले बार बार विचार करना एक सशक्त व्यक्ति का गुण होता है। विशेष रूप से महामहिम हुआयू के आगमन के साथ यान पिंगचुआन को अनुकूल परिस्थिति दिखाई दी। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि महामहिम हुआयू सूर्य दफन रेत सागर में हुई घटना के लिए आए हैं। हाँ, अपने गुरु को और अधिक जानकारी देने के लिए मैंने पहले ही सूर्य दफन रेत सागर के बारे में हर तरह की जानकारी जुटाई थी। हालांकि मुझे अभी भी यह स्पष्ट नहीं है कि ऐसी घटना क्यों घटी है। लेकिन मैंने दिव्य रहस्य व्यापार कंपनी के बूढ़े जी के गायब होने की जांच की। जब यह घटना पहली बार घटी थी तब उनके जेड लस्टर सिटी छोड़ने के रिकॉर्ड मिले थे। मुझे संदेह है कि बूढ़े जी का गायब होना इस घटना से जुड़ा है। यह भी संभव है कि दिव्य रहस्य व्यापार कंपनी को सूर्य दफन रेत सागर की घटना के बारे में जानकारी मिल गई हो। अरे, क्या सच में? यान पिंगचुआन की आंखें चमक उठीं। ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी थी। इससे न केवल ये पता चलता कि क्या हेवन एम्प्लीफिकेशन ट्रेडिंग कंपनी डिवाइन सीक्रेट्स ट्रेडिंग कंपनी का सफलतापूर्वक अधिग्रहण कर सकती है, बल्कि यह सन बरियल सेंसी की घटना से भी संबंधित थी। इस घटना ने पहले ही कई गुटों का ध्यान आकर्षित कर लिया था। संभवतः यह एक सर्वोच्च श्रेणी का खजाना था। यदि हेवन एम्प्लीफिकेशन ट्रेडिंग कंपनी को इसका लाभ मिल जाता, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, तो निश्चित रूप से उन्हें इसका लाभ होगा। यान पिंगचुआन अपने पोते से बहुत प्रसन्न थे। आगे बोलने से पहले यान तियानकोन ने कहा, दादाजी, मेरी जानकारी के अनुसार हेवन सीक्रेट्स चैप्टर के वर्तमान संप्रदाय प्रमुख भी सन बरियल सेंसी में आ चुके हैं। हेवन सीक्रेट्स चैप्टर भूविद्या और भविष्यवाणियों का अभ्यास करता है, जिससे उन्हें सन बरियल सेंसी की संरचनाओं का अवलोकन करके अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। मैंने ये भी पता लगाया है कि हेवन सीक्रेट्स चैप्टर का ओल्ड मैन जी से द्वेष है। शायद एक समय ओल्ड मैन जी हेवन सीक्रेट्स चैप्टर के शिष्य थे जिन्होंने उनके साथ विश्वासघात किया था। चूंकि यान तियानकोन डिवाइन सीक्रेट्स ट्रेडिंग कंपनी को एक प्रतिद्वंद्वी मानता था और उसे अपने कब्जे में लेने की योजना बना रहा था, इसलिए वह पिछले कुछ वर्षों से इसके बारे में जानकारी जुटा रहा था। हालांकि बूढ़े जी ने स्वर्ग रहस्य अध्याय से अपने संबंधों को छुपा रखा था, लेकिन दिव्य रहस्य व्यापार कंपनी की समृद्धि बढ़ने के साथ ही उनके लिए अपनी पृष्ठभूमि को छुपाना मुश्किल हो गया। अगर लाल वस्त्र वाली बूढ़ी औरत जी परिवार के छिपने की जगह का पता लगा सकती थी, तो यान तियानकोन भी स्वाभाविक रूप से ऐसा कर सकता था। बहुत बढ़िया, शानदार। मैं यह मामला कोन पर छोड़ता हूँ। यान पिंगचुआन मुस्कुराया। वह बहुत खुश था, क्योंकि उसे इस बात का पूरा भरोसा था कि हेवन एम्प्लीफिकेशन ट्रेडिंग कंपनी को ऐसा उत्तराधिकारी मिल गया है। जी दादाजी, यान तियानकोन ने जवाब दिया। उनके चेहरे के भाव से यह स्पष्ट नहीं था, लेकिन उनकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। हालांकि जी शुयान पर उनका कोई अधिकार नहीं था, फिर भी वह जी शुयान के विश्वासघात को स्वीकार नहीं कर सकते थे। उन्होंने किसी को भी अपने रास्ते में आने की अनुमति नहीं दी। यान तियानकोन की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी। हेवन एम्प्लीफिकेशन ट्रेडिंग कंपनी तो बस एक शुरुआती कदम थी। यहाँ तक कि पूरा सन बरियल सेंसी भी उसकी महत्वाकांक्षा के लिए काफी नहीं था। ... इसी बीच डिवाइन सीक्रेट्स ट्रेडिंग कंपनी के निवास में ये उनका दाव मैनिफेस्टेशन क्षेत्र के मध्य चरणों में प्रवेश करने का साधना अभ्यास 3 दिनों से चल रहा था। उसने पूरी रात इस साधना में बिताई, जबकि शेष समय उसने अभ्यास को सुदृढ़ करने में लगाया।
ये यून ने जी शुयान द्वारा दिए गए अधिकांश शुद्ध यांग दिव्य पत्थरों का उपयोग कर लिया था। धूल में तब्दील हो चुके उन शुद्ध यांग दिव्य पत्थरों को देखकर उसे उदासी महसूस हुई। शुद्ध यांग दिव्य चट्टानें निस्संदेह एक बहुमूल्य सामग्री थी। ये संभवतः यांग आत्मा के निकट स्थित चट्टानें थीं और करोड़ों वर्षों तक यांग आत्मा द्वारा शुद्धिकरण के बाद धीरे धीरे अपने वर्तमान स्वरूप में परिवर्तित हो गईं, जिससे ये अत्यंत मूल्यवान बन गईं। दुर्भाग्यवश यदि इन शुद्ध यांग दिव्य चट्टानों को हड्डियों से पूरक किया जा सके और अवशेषों में परिष्कृत किया जा सके तो उनके प्रभाव कई गुना बढ़ जाएंगे। ये यून को स्वयं निर्जन स्वर्ग तकनीक का ज्ञान था। इसके अलावा बैंगनी क्रिस्टल की बदौलत उन्हें निर्जन स्वर्ग तकनीक सीखने के लिए अनुकूल प्राकृतिक परिस्थितियां प्राप्त थीं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से वे अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए मार्शल आर्ट पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, इसलिए निर्जन स्वर्ग तकनीक को उन्होंने फिलहाल के लिए छोड़ दिया था। लेकिन फिर भी ये यून की निर्जन स्वर्ग तकनीक असाधारण थी। यदि वह अपनी निर्जन स्वर्ग तकनीक के स्तर को बढ़ाने में कुछ समय लगाता तो वह तेजी से सुधार करता। 9 पत्ती वाले 4 दाव फलों और दिव्य वृक्ष के बीज को पोषित करने की आवश्यकता के कारण, जिसके लिए प्रचुर मात्रा में जड़ी बूटी संसाधनों की आवश्यकता होती थी, ये यून को अपनी साधना का स्तर बढ़ाने के लिए आवश्यक बहुमूल्य सामग्रियों की संख्या एक सामान्य योद्धा की तुलना में कहीं अधिक थी। यद्यपि वह दाव अभिव्यक्ति क्षेत्र के मध्य चरण में ही था, फिर भी 8 या 9 मंजिला दाव महल के योद्धा को भी इतनी दिव्य सामग्री खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी परिस्थितियों में ये यून ने यह भी सोचा कि क्या उसे अपनी डेसोलेट हेवन तकनीक को निखारने में कुछ समय बिताना चाहिए। जब तक उसके पास अवशेष और गोलियां थीं, उसकी साधना की गति तेजी से बढ़ती ही रहेगी। हालांकि ऐसी वस्तुओं को प्राप्त करना आसान नहीं था। अब ये यून दाव मैनिफेस्टेशन क्षेत्र में था और वह दिव्य खजानों से भरे रेगिस्तान सूर्य दफनरेत सागर में था। उन्हें खोजना अपेक्षाकृत आसान था, लेकिन दाव पैलेस क्षेत्र में पहुंचने के बाद यह और भी कठिन हो जाएगा। इन परिस्थितियों में दिव्य खजानों की कार्यक्षमता अत्यंत महत्वपूर्ण थी। हालांकि डेसोलेट हेवन तकनीक का अभ्यास करने में थोड़ा समय बर्बाद होगा, लेकिन ये कहावत की लकड़ी काटने के काम में कुल्हाड़ी को घिसने से कोई रुकावट नहीं आएगी बिल्कुल सटीक बैठती है। यदि ये यून के विचार अन्य योद्धाओं को पता चल जाते तो वे स्वर्ग से प्राप्त खजाने को बर्बाद करने के लिए उसे अवश्य कोसते। ये यून की तरह निर्जन स्वर्ग तकनीक का अभ्यास करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां रखने वाला कोई भी व्यक्ति संभवतः निर्जन स्वर्ग तकनीक के क्षेत्र में प्रवेश करने के सभी संभावित तरीकों के बारे में सोचता। 12 स्वर्गों में से किसी भी स्वर्ग में निर्जन स्वर्ग के स्वामी या महाप्रमुख स्तर के रसायनज्ञ सम्मानित व्यक्ति और अत्यंत धनी होते थे। ये यून अभी सोच ही रहा था कि तभी उसे बाहर से आती हुई धीमी कदमों की आहट सुनाई दी। उसने चारों ओर नजर दौड़ाते हुए देखा कि पीले रंग के कपड़े पहने एक 16 वर्षीय लड़की दरवाजे के पास खड़ी है। वह एक सतर्क खरगोश की तरह धीरे से दरवाजे पर दस्तक देते हुए बोली, युवा स्वामी महोदय आपसे कुछ बात करने के लिए मिलना चाहती हैं। अध्याय 1072 खजाने की खोज करने वालों का मिलन। अनुवादक सीके टैलेंट संपादक। पिछले कुछ दिनों से जी शुयान ने यह सुनिश्चित कर लिया था कि जब तक बहुत जरूरी न हो वही उनको परेशान न करे, क्योंकि वह एकांत में साधना कर रहा था। यदि ये उनसे मिलना जरूरी होता तो वह स्वयं आने से पहले किसी नौकरानी को पूछताछ के लिए भेज देती। आज जी शुयान ने एक खूबसूरत गहरे नीले रंग की पोशाक पहनी थी जो उनके लंबे और पतले शरीर को और भी आकर्षक बना रही थी। युवा मास्टर ये हेवन एम्प्लीफिकेशन ट्रेडिंग कंपनी ने हेवन इंग्रेसपिल्स पहुंचा दी है। हेवन इंग्रेसपिल्स। ये यून चौंक गया। क्या हेवन एम्प्लीफिकेशन ट्रेडिंग कंपनी सचमुच अपने लोगों के बदले हेवन इंग्रेसपिल्स का आदान प्रदान करती है? हालांकि ये यून को हेवन एम्प्लीफिकेशन ट्रेडिंग कंपनी से कभी एक पल के लिए भी डर नहीं लगा, फिर भी उन्हें उनके कार्य कुछ हद तक कायरतापूर्ण लगे। हाँ, लेकिन जी शुयान की आवाज धीमी पड़ गई और वह थोड़ा भौहें सिकोड़ने लगी। हेवन एम्प्लीफिकेशन ट्रेडिंग कंपनी ने यंग मास्टर ई को 2 दिन बाद होने वाले ट्रेजर सीकर्स मीट में शामिल होने का निमंत्रण भी भेजा है। इसका उद्देश्य सन बरियल सेंसी में हुई घटना के सुराग साझा करना और साथ मिलकर खजाने की खोज करना है, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। खजाने की खोज करने वालों की सभा। ये सुनकर ये यून को हंसी आ गई। क्या वे बीमार हैं? मैं इस खजाने की खोज करने वालों की सभा में क्यों शामिल हूं? ये यून के पास स्वर्ग रहस्य कंपास और जी शुयान के दादाजी का अनुमान था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे खजाना खोजकर्ताओं की बैठक में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जी शुयान ने उत्तर दिया, खजाने की खोज करने वालों की यह सभा हेवन एम्प्लीफिकेशन ट्रेडिंग कंपनी और 7 स्टार ऑक्शन हाउस द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जा रही है। इसमें कई लोग भाग ले रहे हैं और ऐसा लगता है कि वे विशेष रूप से यांग भावना के लिए यहाँ आए हैं। इस सम्मेलन में, उसने आगे कहा, एक व्यापारिक सत्र होगा जिसमें कई बहुमूल्य सामग्रियों का आदान प्रदान होगा, साथ ही साथ इस घटना से संबंधित जानकारी भी दी जाएगी। हालांकि मुझे खबर मिली है कि हेवन एम्प्लीफिकेशन ट्रेडिंग कंपनी के यांत्यानकोन के गुरु महामहिम हुआयू भी ज़ेड लस्टर सिटी आ चुके हैं। वे हेवन एम्प्लीफिकेशन ट्रेडिंग कंपनी के प्रमुख समर्थकों में से एक हैं और निश्चित रूप से खजाना खोजकर्ताओं के सम्मेलन में शामिल होंगे। अगर युवा स्वामी जाते हैं तो बहुत संभव है कि उनका महामहिम हुआयू से टकराव हो जाए। जी शुयान कुछ चिंतित लग रही थी। वह नहीं जानती थी कि यून कितना शक्तिशाली है, क्योंकि उसने गोंगयांग न्यान और लाल वस्त्रधारी बूढ़ी औरत को हराने के दौरान उसकी शक्ति की सीमा कभी नहीं देखी थी। हालांकि ये संभावना कम ही थी कि यून हुआयू जैसे विशेषज्ञ के खिलाफ कोई खास फायदा उठा पाएगी। ओह, एक ट्रेडिंग सत्र। ये यून एक पल के लिए झिझका। उसे खजाना खोजकर्ताओं की सभा में थोड़ी दिलचस्पी होने लगी थी। अगर वह उपयुक्त कीमती सामग्री खरीद पाता तो दिव्य वृक्ष के बीज को पोषित करने में एक कदम और आगे बढ़ सकता था। यह सच था कि उसकी साधना का स्तर कुछ कम था। इसके अलावा खजाना खोजकर्ताओं की सभा में भाग लेकर वह पहले से ही जान सकता था कि यांग आत्मा की खोज में सूर्य दफनरेत सागर की ओर जाने वाले लोग कौन होंगे। इससे ये उनको अपनी भविष्य की योजनाओं को तैयार करने में बहुत मदद मिलेगी। अब फ्यूचर एड्स।
ये यून को चुप देखकर जी शुयान ने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि ये यून यांग आत्मा और बहुमूल्य सामग्री की खोज में पीछे रह गई है, इसलिए वही यून से इस सौदे को छिपा नहीं सकती थी। अगर ऐसा है तो मैं जाकर देख लूंगा, ये यून ने कहा। हालांकि हेवन एम्प्लीफिकेशन ट्रेडिंग कंपनी में महामहिम हुआयू उपस्थित थे, लेकिन व्यापार सत्र केवल हेवन एम्प्लीफिकेशन ट्रेडिंग कंपनी तक ही सीमित नहीं था। ये यून को थोड़ी चिंता तो हुई, लेकिन उसे अत्यधिक भयभीत होने की आवश्यकता नहीं थी। साथ ही अगर हेवन एम्प्लीफिकेशन ट्रेडिंग कंपनी सचमुच उस पर हमला करना चाहती थी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह ट्रेडिंग सेशन में गया था या नहीं। डिवाइन सीक्रेट्स ट्रेडिंग कंपनी में छिपने से भी उसकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं थी। तो फिर मैं युवा स्वामी के साथ बैठक में चलूंगा, जी शुयान ने कहा। डिवाइन सीक्रेट्स ट्रेडिंग कंपनी कुछ समय से संयम बरत रही थी, इसलिए जी शुयान के कंपनी का पुनर्गठन और पुनर्जीवन करने के इरादों को देखते हुए वह निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण बैठक को नहीं छोड़ सकती थी। ठीक है, ये यून ने सिर हिलाया। सन बरियल सेंसी से कई बहुमूल्य सामग्रियां प्राप्त होती थी, इसलिए ये यून को व्यापार सत्र का बेसब्री से इंतजार था। ये यून ने अगले 2 दिनों तक दिव्य रहस्य व्यापार कंपनी के पिछवाड़े में चुपचाप साधना जारी रखी। एक दिन ये यून बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसके हाथ में एक सुनहरा कागज का टुकड़ा था। ये 10,000 परी दिव्य ग्रंथ का बचा हुआ पृष्ठ था जो उसे आनंदमय वर्षा स्वामी ने दिया था। अवशेष पृष्ठ को शरीर को मजबूत बनाने की एक उत्कृष्ट साधना तकनीक माना जाता था। ये 10,000 परियों के दिव्य स्वर्ग के सांसारिक नियमों से स्वाभाविक रूप से निर्मित एक अनमोल ग्रंथ था। ग्रंथ में दर्ज अभिलेखों के अनुसार 10,000 परियों के दिव्य ग्रंथ को उसकी चरम सीमा तक साधना करने पर वास्तव में अमर शरीर प्राप्त करना संभव था। दुर्भाग्यवश ये यून को यह एहसास हुआ कि उसकी वर्तमान साधना स्तर पर उसके लिए भीतर की गहनता को समझना असंभव था। उसने अनुमान लगाया कि 10,000 परी दिव्य षड्यंत्र का अभ्यास करने से पहले उसे दाव महल के आधे चरण तक पहुंचना होगा। इससे ये यून को कुछ अफसोस हुआ। यदि वास्तव में संभव हो तो वह अमर शरीर प्राप्त करने की आशा रखता था। उसकी शारीरिक क्षमता और शारीरिक रक्षा ही उसकी संपूर्ण साधना प्रक्रिया में उसकी सबसे कमजोर कड़ी साबित हुई। उसी क्षण दरवाजे पर दस्तक हुई। जी शुयान ने उनके तुरंत रवाना होने के लिए एक गाड़ी तैयार कर रखी थी। युवा स्वामी, बैठक का समय हो गया है। जी शुयान ने लाल रंग की एक कसी हुई शाही पोशाक पहनी हुई थी। उनके बाल खुले हुए थे, जिससे उनका रूप बेहद सुरुचिपूर्ण और आलीशान लग रहा था। इससे ऐसा लग रहा था मानो वह किसी व्यापारिक कंपनी की महिला प्रमुख हो। ये यून ने बचे हुए पन्ने को पकड़ा और उठकर कहा, चलो चलते हैं। जब जी शुयान ने ये यून को कमरे से बाहर जाते देखा तो उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। पिछले कुछ दिनों के अभ्यास के बाद ये यून की आंखें पहले से भी अधिक गहरी हो गई थी, मानो रात का अंधेरा छा गया हो। उनकी आभा हल्की थी और उनका व्यवहार एक सभ्य सज्जन जैसा था। वे म्यान में रखी तलवार की तरह थे, एक ऐसी धारदार ब्लेड जो अपनी तीक्ष्णता को छुपाए रखती है। गाड़ी में सवार होते ही वे 7 स्टार ऑक्शन हाउस के लिए रवाना हो गए। ट्रेजर सीकर्स मीट मुख्य रूप से 7 स्टार ऑक्शन हाउस द्वारा आयोजित किया जाता है। यह एक ऐसा गुट है जिसकी शाखाएं सन बरियल सेंसी के 7 शहरों में हैं। यह एक अधिक पर्वत की तरह है। स्थानीय कंपनियों के अलावा खबर मिलते ही अन्य गुट भी यहां आ गए हैं। अब जेडलस्टर सिटी में बहुत चहल पहल है। गाड़ी में जी शुयान ने ये यून को डिवाइन सीक्रेट्स ट्रेडिंग कंपनी द्वारा जुटाई गई जानकारी के बारे में बताया। कई शक्तिशाली गुटों के एकत्र होने का मतलब यह था कि व्यापार सत्र में प्रकट होने वाली बहुमूल्य सामग्री विविधता में और भी अधिक समृद्ध और मूल्यवान होगी। दिव्य रहस्य व्यापार कंपनी का आगमन। गाड़ी के रुकते ही ये यून गाड़ी से उतर गया और अपने सामने स्थित 7 स्टार ऑक्शन हाउस को देखने लगा। 7 स्टार ऑक्शन हाउस की इमारतें भव्य थीं और अपने मंडपों के साथ आसमान को छूती थीं। एक ऊंची इमारत में 100 से अधिक संगीतकारों के साथ कई आकर्षक आकृतियां नृत्य कर रही थीं, जो संगीत की संगति कर रहे थे। और टावर के आसपास के मंडप पहले से ही बहुत से बैठे हुए लोगों से भरे हुए थे। एक नौकरानी ये यून और जी शुयान को इनमें से एक मंडप में ले गई। जैसे ही वे बैठे, जी शुयान ने सामने का दृश्य देखकर भौहें सिकोड़ ली। युवा स्वामी ही, सामने खड़े लोग हेवन एम्प्लीफिकेशन ट्रेडिंग कंपनी से हैं, जी शुयान ने कहा। ये यून ने कमल के तालाब के पार अपनी दृष्टि डाली, जहां एक और मंडप था जिसमें कई लोग बैठे थे। सामने की सीटों के पास शानदार वस्त्र पहने एक युवक और एक वृद्ध व्यक्ति बैठे थे। संभवतः वह व्यक्ति महामहिम हुआयू हैं, जी शुयान ने सम्मान की सीट पर बैठे व्यक्ति की ओर देखते हुए कहा। वह व्यक्ति 30 वर्ष का प्रतीत होता था, लेकिन उसके बाल सफेद थे। उसकी त्वचा भी धूसर थी और उसकी आंखें धंसी हुई थीं। वह देखने में निष्कलंक सा लगता था। उसी क्षण महामहिम हुआयू के बगल में बैठे एक अन्य अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अचानक अपना सिर घुमाकर ये यून की ओर देखा, मानो उन्हें कुछ आभास हो गया हो। ये यून ने काले कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को पंखा लहराते हुए और उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा। वह व्यक्ति कौन है? ये यून ने पूछा। जी शुयान ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। हालांकि अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति की मुस्कान से वह समझ गई कि वह किसी जहरीले सांप की तरह है जिसने अपना शिकार देख लिया हो। इससे वह बेहद बेचैन हो गई। हालांकि ये 7 स्टार ऑक्शन हाउस द्वारा आयोजित खजाना खोजकर्ताओं की एक बैठक थी। इतनी सारी संस्थाओं की मौजूदगी में हेवन एम्प्लीफिकेशन ट्रेडिंग कंपनी के लिए कुछ भी करने की हिम्मत करना असंभव था, भले ही उनके मन में नापाक इरादे हों। अध्याय 1073, अधेड़ उम्र का तलवारबाज। अनुवादक सीके टैलेंट संपादक। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने नजरें फेर ली और अपने बगल में खड़े बूढ़े और जवान लोगों से कुछ देर बात की। इसके बाद शानदार वस्त्र पहने युवक खड़ा हुआ और डिवाइन सीक्रेट्स ट्रेडिंग कंपनी के मंडप की ओर चल पड़ा। ये यान तियानकोन है, यान यानपिन के बड़े सगे भाई और हेवन एम्प्लीफिकेशन ट्रेडिंग कंपनी के भावी उत्तराधिकारी। यान तियानकोन को आते देख जी शुयान ने तुरंत भौहें चढ़ा ली। उसकी आंखों में घृणा का भाव था। यान तियानकोन चाय का प्याला लिए मंडप में दाखिल हुए।
वे शालीन दिख रहे थे और उन्होंने विनम्रता से कहा, सुश्री शुयान, आप कैसी हैं? युवा स्वामी यान, आप यहाँ किस लिए आए हैं? जी शुयान ने ठंडे स्वर में पूछा। यान तियानकोन एक कपटी व्यक्ति था जो दिखावटी तौर पर तो सज्जन लगता था, लेकिन व्यवहार में निर्दयी था। अगर कोई उसके चंगुल में आ जाता तो वह उसे पूरी तरह से नष्ट कर देता। सुश्री शुयान, दूसरों को दूर भगाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी कंपनी का श्रीमती शुयान की डिवाइन सीक्रेट्स ट्रेडिंग कंपनी के साथ कुछ दुर्भाग्यपूर्ण गलतफहमियां हो गई थी, इसलिए मैं यहाँ माफी मांगने आया हूँ, यान तियानकोन ने मुस्कुराते हुए कहा। गलतफहमियां? जी शुयान ने ठंडे स्वर में कहा। यान तियानकोन ने जी शुयान के रवैये को अनसुना करते हुए चाय का प्याला उठाते हुए कहा, मैं शराब के बदले चाय का इस्तेमाल करूंगा और इसे पहले पीऊंगा। ये सम्मान का प्रतीक है और साथ ही क्षमा भी व्यक्त करता है। मुझे उम्मीद है कि श्रीमती शुयान उदारतापूर्वक मुझे क्षमा कर देंगी। जी शुयान ने बिना किसी भाव के यान तियानकोन को चाय पीते हुए देखा। ये युन ने देखा कि यान तियानकोन ने चाय का प्याला खत्म करने के बाद उसकी ओर एक नजर डाली। आप अपरिचित लग रहे हैं। हमारी डिवाइन सीक्रेट्स ट्रेडिंग कंपनी और हेवन एम्प्लीफिकेशन ट्रेडिंग कंपनी के बीच वर्षों से संबंध है, इसलिए मैं डिवाइन सीक्रेट्स ट्रेडिंग कंपनी के सभी लोगों को जानता हूं। मेरी धारणा के लिए क्षमा करें, लेकिन क्या आप वही सम्मानित व्यक्ति हैं जिन्हें श्रीमती शुयान सन बरियल सेंसी से वापस लाई थी? मुझे ये जानने की उत्सुकता है कि आप श्रीमती शुयान को कैसे जानते हैं? यान तियानकोन ने पूछा। जी शुयान की निगाहें एकदम ठंडी पड़ गईं। यान तियानकोन स्पष्ट रूप से जानकारी जुटाने के लिए यहाँ आया था। हालांकि चूंकि युन ने खजाना खोजकर्ताओं की बैठक में भाग लेने का फैसला किया था, इसलिए उसने अपनी पहचान छिपाने की कोई योजना नहीं बनाई थी। हेवन एम्प्लीफिकेशन ट्रेडिंग कंपनी के लोगों ने आसानी से अनुमान लगा लिया था कि वही रहस्यमय व्यक्ति है। यान तियानकोन द्वारा युन और जी शुयान की मुलाकात की प्रकृति के बारे में तुरंत पूछताछ करने में कोई निर्दोष इरादा नहीं था। यदि वह पुष्टि कर पाता कि युन केवल जी शुयान का अतिथि था, तो उसका मानना था कि युन को निश्चित रूप से बड़े प्रलोभनों से प्रभावित किया जा सकता था। और अगर हेवन एम्प्लीफिकेशन ट्रेडिंग कंपनी बेहतर शर्तें पेश कर सके तो। यान तियानकोन, तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है, जी शुयान ने कहा। यान तियानकोन ने बिना विचलित हुए कहा, ऐसा लगता है कि श्रीमती शुयान ने मेरी हार्दिक क्षमा स्वीकार नहीं की है। सच कहूं तो मैं यहाँ केवल इस आदरणीय व्यक्ति से मिलने आया हूँ। आप मुझे ऐसा करने से नहीं रोक सकते, है ना? यान तियानकोन के चेहरे के भाव देखकर जी शुयान को घृणा हुई। इससे पहले कि वह कुछ और कह पाती, ये युन ने बेपरवाही से पूछा, तुम क्या कहना चाह रही हो? यान तियानकोन ने मुस्कुराते हुए तुरंत कहा, मैं हेवन एम्प्लीफिकेशन ट्रेडिंग कंपनी का यान तियानकोन हूँ। अतीत में हेवन एम्प्लीफिकेशन ट्रेडिंग कंपनी को आपसे कुछ मतभेद थे, लेकिन कहावत है, दोस्ती तभी बढ़ती है जब आप एक दूसरे से लड़ते हैं। हेवन एम्प्लीफिकेशन ट्रेडिंग कंपनी अतीत की बातों पर ध्यान नहीं देगी। जेड लस्टर सिटी में हेवन एम्प्लीफिकेशन ट्रेडिंग कंपनी के पास प्रचुर संसाधन है। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप हमें बता सकते हैं। हमारी बस यही कामना है कि आप हेवन एम्प्लीफिकेशन ट्रेडिंग कंपनी के मित्र बने। वैसे मुझे अभी तक आपका नाम नहीं पता चला है। यान तियानकोन ने अपने भाषण में खुलेआम शिकार करने की कोशिशें शुरू कर दी थी और इससे जाहिर तौर पर जी शुयान बहुत क्रोधित हो गई थी। तुम इस काम के लायक नहीं हो, यहाँ से चले जाओ। ये युन ने हाथ ऐसे हिलाया जैसे किसी परेशान करने वाली मक्खी को भगा रहा हो। यान तियानकोन की मुस्कान तुरंत जम गई। ये युन की आवाज न तो बहुत तेज थी और न ही बहुत धीमी, लेकिन आसपास के मंडपों में बैठे लोगों ने भी उसे सुन लिया। हेवन एम्प्लीफिकेशन ट्रेडिंग कंपनी के युवा स्वामी स्वयं उनसे मिलने आए और विनम्रतापूर्वक बात की, लेकिन ये युन प्रभावित नहीं हुए। ये युन ने तो यहाँ तक कह दिया कि वह उन्हें वहीं पर अपमानित करते हुए चले जाएं। यहाँ तक कि यान तियानकोन, जो कि एक अत्यंत धूर्त व्यक्ति था, भी अपने चेहरे के भावों को बिगड़ने से नहीं रोक सका। उसने पहले कभी इस तरह के अपमान का सामना नहीं किया था। क्या तुमने नहीं सुना? छोटे मालिक चाहते हैं कि तुम चले जाओ, जी शुयान ने भी कहा। यान तियानकोन का चेहरा बेहद विकृत था जब वह मंडप से बाहर निकलने के लिए मुड़ा। उसके हाथ में पकड़ी चाय की प्याली चूर चूर हो गई। युवा स्वामी यी, जी शुयान ने यान तियानकोन की पीठ की ओर देखते हुए यी युन की ओर मुड़कर कहा, यान तियानकोन एक दुष्ट व्यक्ति है। उसके प्रति इस तरह का असभ्य व्यवहार वह कभी नहीं भूलेगा। ये युन ने बेफिक्र होकर कहा, पहले भी दुश्मनी हो चुकी है। उसके जैसे व्यक्ति के लिए जो चीजें उसके काम की नहीं है, वे सब दुश्मन हैं। अगर मैंने उससे नरमी से पेश आया होता तो क्या होता? युवा स्वामी सही कह रहे हैं। जी शुयान के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे लगा कि ये युन ने यान तियानकोन को बेरहमी से अपमानित करके हद पार कर दी है, लेकिन मन ही मन वह यान तियानकोन को अपमानित होते देखकर खुश भी थी। इसके अलावा खजाना खोजने वालों की सभा में अगर यान तियानकोन नाराज भी रहता तो वह क्या कर सकता था? 7 स्टार ऑक्शन कंपनी के एल्डर फेंगेक्सिंग का आगमन। अचानक एक आवाज ने सभी मंडपों की चहल पहल को दबा दिया। यहाँ तक कि नृत्य और संगीत भी तुरंत रुक गए। इमारत में एक आकृति प्रकट हुई। वह काले वस्त्र पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति थे। उनकी आंखें बाज जैसी थीं और उन्होंने अपने अंगूठे में एक बड़ी काली अंगूठी पहन रखी थी। वे भव्य हॉल में एक सोफे पर बैठे थे और नीचे देखते हुए धीरे धीरे अपनी अंगूठी से खेल रहे थे। ये सोचकर हैरानी होती है कि एल्डर फेंगेक्सिंग इस खजाना खोजकर्ताओं की सभा के मेजबान हैं। उद्धरण चिन्ह। ये युन ने देखा कि अन्य मंडपों के काफी लोगों के चेहरे पर विस्मय और आशंका के भाव थे। एल्डर फेंगेक्सिंग की शक्ति असाधारण है। वे एक साथ 7 स्टार ऑक्शन कंपनी के प्रमुख और जेड लस्टर सिटी के स्थायी प्रथम एल्डर हैं। ये कहा जा सकता है कि जेड लस्टर सिटी पर उनका ही वास्तविक नियंत्रण है। ये भी कहा जा सकता है कि इस भूमि में उनकी ही सर्वोच्च शक्ति है, जी शुयान ने फुसफुसाते हुए कहा। एल्डर फेंगेक्सिंग को देखते हुए उसके मन में गहरी आशंका थी। जब उसके दादाजी जीवित थे तब उन्होंने उसे बार बार 7 स्टार ऑक्शन कंपनी को नाराज न करने की चेतावनी दी थी।
सन बरियल सेंसी में 7 स्टार ऑक्शन कंपनी को नाराज करना मृत्यु को दावत देने जैसा था। 7 स्टार ऑक्शन कंपनी की अपार शक्ति को देखते हुए उसके मुखिया के रूप में एल्डर फेंडेक्सी का प्रभाव स्वाभाविक रूप से विस्मयकारी था। उनके अकेले वहां बैठे रहने मात्र से ही जेडलस्टर सिटी की कई कंपनियां सन्नाटे में आ गईं। बेशक ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जिन्होंने संयम बनाए रखा। ये जेडलस्टर सिटी के बाहर के गुट थे। ये यून ने एल्डर फेंशिंग की ओर देखते हुए सिर हिलाया। उसे एल्डर की शक्ति का अंदाजा लगाना मुश्किल लग रहा था और उसने समझ लिया कि उनसे हल्के में लेना ठीक नहीं होगा। एल्डर फेंशिंग के बाद सन बुरियल सेंसी के बाहर से अन्य विशेषज्ञ भी आ गए। ये यून ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उनमें से कुछ का साधना स्तर भी अत्यंत उच्च था। उनकी बोध शक्ति ने क्षेत्र का अवलोकन किया और दूसरों को तीव्र दमनकारी अनुभूति प्रदान की। उनमें से एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जिसने ये यून का ध्यान आकर्षित किया। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने हल्के नीले रंग का चोला पहना हुआ था। उसने अपनी पीठ पर तलवार रखी हुई थी और उसकी आभा केंद्रित थी। वह देखने में किसी साधारण मनुष्य से अलग नहीं लग रहा था, लेकिन ये यून जानता था कि उस अवस्था तक पहुंचने के लिए व्यक्ति ने तलवारबाजी की कला में महारत हासिल कर ली थी और वह अपने मूल स्वरूप में लौटने की अवस्था में पहुंच गया था। वह निसंदेह तलवारबाजी में माहिर था। इसके अलावा उसके बगल में नीले वस्त्रों वाली एक लड़की थी। लड़की के लंबे बाल पोनीटेल के रूप में सिर के पीछे बंधे हुए थे, जिससे वह साफ सुथरी दिख रही थी। उसका शरीर सुगठित था और उसकी टांगें लंबी और ताकतवर लग रही थीं। उसकी निगाहें तलवार की धार की तरह तेज थीं। वह देखने में युवा लग रही थी, लेकिन वह पहले ही दाव मैनिफेस्टेशन के स्तर तक पहुंच चुकी थी। ये यून को पूरा यकीन था कि वह एक अद्वितीय प्रतिभा की धनी थी। सन बुरियल सेंसी में इतना समय बिताने के बावजूद ये यून को शायद ही कभी ऐसे लोग देखने को मिले जिन्हें वह प्रतिभाशाली मान सके। ये यून ने दाव पैलेस क्षेत्र के कई योद्धाओं को 2 कारणों से हराया था। एक तो वह अत्यधिक शक्तिशाली था और दूसरा उसके प्रतिद्वंद्वी बहुत कमजोर थे। दाव पैलेस क्षेत्र के कई योद्धाओं के पास दाव फल प्रकट होने पर केवल 2 या 3 पत्ते ही होते थे। वे ये यून से बिल्कुल अतुलनीय थे। हालांकि नीले वस्त्रों वाली वह लड़की संभवतः किसी एकांतवासी संप्रदाय की प्रतिभाशाली छात्रा के स्तर की थी। वह निश्चित रूप से सन बरियल सेंसी में बाकी सभी से कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। इसके अलावा ये यून ने उन दोनों पर इतना ध्यान इसलिए दिया क्योंकि उसे उनसे एक परिचित आभा महसूस हुई। यांग गॉड एम्पायरियन हेवन में यह उनका पहला अनुभव था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे दोनों को नहीं जानते थे। इस परिचितता का कारण उनके द्वारा अभ्यास की गई युवांची थी। उनके शरीरों से उठने वाली तलवार की आभा, जो भले ही मुक्त नहीं हुई, ऐसा प्रतीत होता था कि ये उनके समान स्रोत से उत्पन्न हो रही थी। जिस भूमि पर वे थे उसके नाम के बारे में सोचते हुए ये यून ने एक अनुमान लगाया, लेकिन वह इसके बारे में निश्चित नहीं था। और जब ये यून ने उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति और नीले वस्त्र पहने लड़की को देखा तो अधेड़ उम्र के व्यक्ति की निगाहें ये यून पर टिक गईं। उसके चेहरे पर एक विचित्र भाव था। अध्याय 1074 क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट। अनुवादक सीके टैलेंट संपादक। गुरुजी क्या बात है? नीले वस्त्र पहने लड़की ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति के चेहरे के भावों में बदलाव महसूस करते हुए पूछा। उसने उनकी निगाहों का भी अनुसरण किया। हालांकि तभी एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर उसकी निगाहें रोक दी और कहा, आप दोनों क्लैरिटी पूल संप्रदाय के वरिष्ठ जियान वुफेंग और परी जियान शियाओशुंग ही होंगे, है ना? मैंने आप दोनों और क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड संप्रदाय की प्रसिद्धि के बारे में बहुत समय से सुना है। आखिरकार आज मुझे आपसे मिलने का मौका मिला है। जियान शियाओशुंग ने ठंडे लहजे में कहा, तुम कौन हो? मैं जेडलस्टर सिटी की हेवन एम्प्लीफिकेशन ट्रेडिंग कंपनी से यान तियानकॉन हूँ। यान तियानकॉन ने हाथ जोड़कर और आदरपूर्वक झुकते हुए कहा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान फैल गई और उसने अपने सामने खड़े दोनों लोगों की ओर देखा। हालांकि डिवाइन सीक्रेट्स ट्रेडिंग कंपनी से उसे कुछ अपमान सहना पड़ा था, लेकिन जिशुयान और ये यून से यान तियानकॉन पर कोई खास असर नहीं पड़ा। वह अपनी योजनाओं को विफल नहीं होने देने के लिए दृढ़ संकल्पित था। ट्रेजर सीकर्स मीट ने कई बड़े गुटों को आकर्षित किया था, जिससे हेवन एम्प्लीफिकेशन ट्रेडिंग कंपनी को अपने सामाजिक दायरे को बढ़ाने और इन गुटों को अपनी ओर खींचने का एक बेहतरीन अवसर मिला। यदि वह इनमें से किसी भी गुट के साथ संबंध स्थापित कर लेती तो कंपनी का विस्तार निश्चित हो जाता। डिवाइन सीक्रेट्स ट्रेडिंग कंपनी अपनी लड़खड़ाती हालत से अचानक कैसे उबर गई? क्या इसका कारण सिर्फ ये यून का समर्थन मिलना ही नहीं था? हालांकि क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट जैसे रहस्यमय संप्रदाय के सामने ये यून की कोई बराबरी नहीं थी। यान तियानकॉन ने अनुमान लगाया कि यून संभवतः एक घुमंतु योद्धा था जिसने एक रहस्यमय क्षेत्र प्राप्त कर लिया था जिससे उसे वर्तमान शक्ति प्राप्त हुई थी। 7 स्टार ऑक्शन हाउस में आए विशाल गुटों की तुलना में वह नगण्य था। क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट की ख्याति सर्वथा थी। हालांकि इसका क्षेत्र विशाल नहीं था, फिर भी यह एक अत्यंत विशिष्ट संप्रदाय था। इसके सदस्यों की संख्या कम थी। अफवाहों के अनुसार शिष्यों और वरिष्ठों की कुल संख्या लगभग 100 थी। हालांकि शिष्यों की भर्ती के लिए उनकी शर्तें अत्यंत कठोर थीं। साधारण लोगों के लिए क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट में प्रवेश पाना असंभव था। क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट की विरासत प्रभावशाली थी और इसके शिष्यों में इतनी असाधारण प्रतिभा होने के कारण सेक्ट का हर व्यक्ति मनुष्यों के बीच एक ड्रैगन या फीनिक्स के समान था। उनके शिष्यों को संप्रदाय छोड़ने का मौका शायद ही कभी मिलता था, लेकिन जैसे ही वे बाहरी दुनिया में प्रकट होते थे, यह एक अद्भुत प्रकाश की किरण के अचानक प्रकट होने जैसा होता था जो जल्दी ही अपना नाम कमा लेती थी। इसके अतिरिक्त क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट अत्यंत एकजुट था। इसके नियम सख्त और स्पष्ट थे। यदि क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट के किसी शिष्य की हत्या कर दी जाती थी और वह इसके योग्य था, तो सेक्ट बदला नहीं लेता था बल्कि मृत शिष्य को अस्वीकार कर देता था। लेकिन यदि शिष्य दूसरों की साजिशों के कारण मारा जाता तो संप्रदाय चुप नहीं बैठता। क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड संप्रदाय के शिष्य निश्चित रूप से जैसे को तैसा बदला लेते, और इसी वजह से कुछ ही गुटों ने क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट को चुनौती देने की हिम्मत की। संयोगवश उनके सामने खड़ा अधेड़ उम्र का व्यक्ति क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट का गुरु जियान वुफेंग था।
उसने लंबे समय से अपना नाम कमाया था और उसकी तलवार ने अनगिनत बार खून चखा था। उसका नाम सुनते ही दूसरों में भय उत्पन्न हो जाता था। यान तियानकोंग अच्छी तरह से जानकार थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से ऐसे गुट को बहुत अच्छी तरह समझते थे। जियान शियाओशुन की बात करें तो वह क्लैरिटी पुल स्वॉर्ड सैक की उत्तराधिकारी थी, जो पहले भी सार्वजनिक रूप से दिखाई दे चुकी थी। वह युवा थी, लेकिन सन बरियल सेंसी में उनका नाम पहले से ही काफी प्रसिद्ध था। अब उसे अपनी आंखों से देखने के बाद यान तियानकोंग को पता चल गया कि वो वाकई बेहद प्रतिभाशाली थी। इसके अलावा उसकी असाधारण सुंदरता और शांत स्वभाव उसे और भी आकर्षक बना देता था। हेवन एम्प्लीफिकेशन ट्रेडिंग कंपनी। जियान शियाशुंग ने यान तियानकोंग की ओर देखा। उसने हेवन एम्प्लीफिकेशन ट्रेडिंग कंपनी या यान तियानकोंग के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। जी हाँ, मैं हेवन एम्प्लीफिकेशन ट्रेडिंग कंपनी से हूँ। ज़ेड लस्टर सिटी में मेरा थोड़ा बहुत दबदबा है। अगर परी शियाशुंग और सीनियर वुफे को इस शहर में किसी चीज की जरूरत हो तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो मुहैया कराऊं। आशा है परी शियाशुंग और सीनियर वुफे मुझे यहाँ मेहमान नवाजी करने का सम्मान देंगे। यान तियानकोंग ने जल्दी से कहा, कोई जरूरत नहीं है। जियान शियाशुंग ने उसके साथ औपचारिक व्यवहार करने की भी जहमत नहीं उठाई। वो उस आदमी को जानती ही नहीं थी। मेजबानी करने के सम्मान की बात करें तो उससे उसका क्या लेना देना था। यान तियानकोंग की आंखों में थोड़ी निराशा झलक गई, लेकिन उन्होंने तुरंत खुद को संभाल लिया। जब वे उनसे मिलने आए तो मानसिक रूप से तैयार थे। उन्होंने लंबे समय से सुना था कि क्लैरिटी पुल स्वॉर्ड सैक के लोग बेहद अलग थलग और अभिमानी होते हैं, जिससे उनसे संपर्क करना मुश्किल होता है। लेकिन यही बात उनके साथ संबंध स्थापित करने को एक अद्भुत उपलब्धि बनाती थी। इसके अलावा यान तियानकोंग के लिए कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं था। सिर्फ अपना नाम मशहूर कर लेना ही काफी था। चूंकि परी शियाओशुन को परेशान होना पसंद नहीं है, इसलिए मैं अपने असभ्य व्यवहार के लिए क्षमा चाहता हूँ। हालांकि मेरी हेवन एम्प्लीफिकेशन ट्रेडिंग कंपनी के पास सन बरियल सेंसी में घटित घटना के बारे में काफी जानकारी है, जो मैं आप दोनों के साथ साझा कर सकता हूँ। जियान शियाओशुन के ठंडे रवैये और जियान वुफेंग द्वारा उसकी पूरी तरह से अनदेखी किए जाने के बावजूद यान तियानकोंग को जरा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। वह सन बरियल सेंसी में घटित घटना को बातचीत का विषय बनाने में सफल रहा। लेकिन इस बात का जिक्र होने के बावजूद जियान शियाओशुन स्पष्ट रूप से उदासीन थी। वह बेपरवाही से सुनती रही। तभी अचानक उसे एहसास हुआ कि जियान वुफेंग फिर से उसी दिशा में देख रहा है। मालिक, जियान जियाओशुन ने पूछा। यान तियानकोंग बातचीत शुरू करने की कोशिश कर रहा था और जब उसने सुना कि जियान शियाओशुन ने अचानक उसे बीच में ही रोक दिया तो उसने तुरंत हल्की सी मुस्कान दी और अपना मुंह बंद कर लिया। अगर वह किसी और का सामना कर रहा होता तो वह निश्चित रूप से नाखुश होता, लेकिन क्लैरिटी पुल स्वॉर्ड सैक के किसी व्यक्ति के लिए इस तरह से व्यवहार करना स्वाभाविक ही था। उन्होंने उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा वे किसी और के साथ करते। मैं उस व्यक्ति को नमस्कार करना चाहता हूँ, जियान वुफेंग ने अचानक कहा। गुरुजी, आपका यहाँ कोई मित्र है? जियान शियाओशुन थोड़ा हिचकिचाए। वे अभी अभी ज़ेड लस्टर सिटी पहुंचे थे। उसे वहां कोई परिचित व्यक्ति याद नहीं आ रहा था। अगर वह दुश्मन होता तो अभिवादन कहना ज्यादा उचित होता, लेकिन अगर वह उसके स्वामी का दुश्मन था तो अभिवादन शब्द का प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यान तियानकोंग भी हैरान रह गया। क्या जियान वुफेंग यहाँ किसी को जानता था? तो मैं आपके साथ चलूंगी। जियान शियाओशुन बेहद उत्सुक थी। हालांकि दुनिया में उसे छोटी तलवार पर ही माना जाता था और वह अनजान लोगों के प्रति बेहद रूखी थी, लेकिन उसका व्यक्तित्व स्पष्टवादी और ईमानदार था। जब वह बोल रही थी तब तक जियान वुफेंग एक मंडप की ओर बड़े कदम बढ़ाना शुरू कर चुकी थी। जियान शियाओशुन पीछे पीछे चल रही थी और अचानक उसे कुछ याद आया। यान तियानकोंग को देखते हुए उसने बेपरवाही से कहा, मेरे गुरुजी ने किसी परिचित को देखा है, इसलिए यह बातचीत यही समाप्त होती है। आप जा सकते हैं। चूंकि यह व्यक्ति सीनियर वुफेंग से परिचित है, इसलिए यह कोई बहुत ही प्रभावशाली वरिष्ठ व्यक्ति ही होगा। मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। थोड़ी देर में मैं फिर आऊंगा और परी शियाओशुन को ज़ेड लस्टर सिटी के स्वादिष्ट व्यंजनों से परिचित कराऊंगा, यान तियानकोंग ने विनम्रता से कहा। उसने रास्ता बनाया और जियान शियाओशुन को अपने पास से गुजरते हुए देखा। फिर उसने उनकी पीठ की ओर देखा। यान तियानकोंग जानता था कि जिस व्यक्ति को जियान वुफेंग से व्यक्तिगत अभिवादन प्राप्त हुआ हो, वह निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति था जिससे उसे मित्रता करनी चाहिए। उसी क्षण उसने जियान शियाओशुन और जियान वुफेंग को कमल के तालाब के ऊपर से एक के पीछे एक चलते हुए ठीक सामने स्थित मंडप की ओर जाते हुए देखा। फिर वे डिवाइन सीक्रेट्स ट्रेडिंग कंपनी के मंडप में दाखिल हुए। यान तियानकोंग तुरंत अवाक रह गया। जियान वुफेंग जिस व्यक्ति को जानता था वह डिवाइन सीक्रेट्स ट्रेडिंग कंपनी से था। यान तियानकोंग का दिल पल भर में जम गया। जैसे ही उसने मंडप को बिना पलक झपकाए देखा, उसे लगा मानो वह किसी अथाह खाई में गिर गया हो और वह चाहता था कि काश वह खुद वहां बैठा होता। उस समय जियान शियाओशुन भी कुछ हैरान थी। वह अपने गुरु के पीछे पीछे मंडप में गई और वहां एक पुरुष और एक स्त्री मौजूद थे। वे देखने में कुछ खास नहीं लग रहे थे।
स्त्री का साधना स्तर अपेक्षाकृत कम था और यह भी संभव नहीं था कि उसके गुरु उसे जानते हों। जहां तक दूसरे व्यक्ति की बात है, जियान शियाओशुन को अचानक एहसास हुआ कि उसे देखकर वह ये यून के साधना स्तर को नहीं समझ पा रही थी। हालांकि वह बहुत शक्तिशाली भी नहीं लग रहा था, इससे वह अचंभित रह गई। हालांकि वह युवक युवा था, इसलिए संभवतः उसके पास कोई ऐसी साधना तकनीक थी जिससे वह अपने साधना स्तर को छिपा सकता था। क्या उसके गुरु ऐसे युवा योद्धाओं को जानते थे? प्रिय मित्रों, क्या यहाँ कोई जगह है? मैं और मेरा शिष्य चाय पीने आए हैं, जियान वुफेंग ने कहा। जियान शियाओशुन का चेहरा तुरंत बेहद अजीब हो गया। अपने मालिक के पहले वाक्य को सुनकर ऐसा लगा मानो वह उन दोनों को जानता ही न हो। अपने मालिक के स्वभाव को देखते हुए वह उन दो अनजान लोगों से दोस्ती करने की पहल क्यों कर रहा था? जी शुयान ने अपने सामने खड़े लोगों को आश्चर्य से देखा। वह महसूस कर सकती थी कि लड़की की आभा अत्यंत तीव्र और शक्तिशाली थी। जहां तक उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की बात है, वह उसकी साधना के स्तर को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसका हर शब्द और हर क्रिया उसके आसपास की हर चीज के साथ पूर्ण सामंजस्य में हो। वह था जब जी शुयान को पता चला कि दूसरा पक्ष शत्रुतापूर्ण रवैया नहीं अपना रहा है, तो उसने आगे कुछ नहीं कहा और सब कुछ ही यून पर छोड़ दिया। ये यून खड़ी हुई और मुट्ठी जोड़कर बोली, कृपया बैठिए। जियान वुफेंग एक मेज के पास बैठा और ये यून की ओर देखते हुए बोला, मैंने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया है। मैं क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट का जियान वुफेंग हूँ। जियान शियाओशुन का अजीब सा चेहरा बना रहा। उसने आगे कहा, क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट की जियान शियाओशुन। ये यून ने कहा। ये यून की तरफ से सब कुछ शांत और सहज प्रतीत हो रहा था, लेकिन जी शुयान के दिल में एक भयंकर सुनामी उमड़ रही थी। ये क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट था। उसने इस संप्रदाय की अपार प्रसिद्धि के बारे में भी सुना था। डिवाइन सीक्रेट्स ट्रेडिंग कंपनी तो इसके मुकाबले मामूली थी, फिर भी संप्रदाय के गुरु और उनके शिष्य खुद उनसे चाय पीने और बातचीत करने आए थे। कमल के तालाब के उस पार यान तियानकोन की आंखों में दर्द होने लगा था। उसने पहले दोनों को खुश करने के लिए अपना व्यवहार नीचा किया था, लेकिन उसे कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली थी। अंत में जियान वुफेंग और उसका शिष्य डिवाइन सीक्रेट्स ट्रेडिंग कंपनी के मंडप में जाकर बैठ गए थे। जियान वुफेंग की आंखों में हल्की सी चमक आए। ये यून नाम उसने पहले कभी नहीं सुना था। ये यून, मेरे युवा मित्र, क्या तुम किसी संप्रदाय से हो? जियान वुफेंग ने आगे पूछा। मैं किसी संप्रदाय या गुट से नहीं हूं, लेकिन मेरा एक गुरु है, ये यून ने उत्तर दिया। यद्यपि फेलिसिट्स रेन लॉर्ड 10,000 परिसाम्राज्य के स्वर्ग में बहुत दूर थे, फिर भी वे ही उनके गुरु थे। फेलिसिट्स रेन लॉर्ड ने किसी भी संप्रदाय की स्थापना नहीं की थी। उनकी बातचीत सुनते हुए जियान शियाओशुन ने ये यून की ओर देखा और फिर वापस अपने गुरु की ओर देखने लगी। आखिर चल क्या रहा था? क्या उसके गुरु ने इस योद्धा के शारीरिक गठन में कुछ खास देखा और उसे अपना शिष्य बनाना चाहा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पिछले कई हजार वर्षों में वह उनकी इकलौती शिष्या थी। जियान वुफेंग कुछ देर तक सोच विचार में डूबा रहा। ये यून के बगल में बैठे हुए उसे ये यून की आभा और भी स्पष्ट रूप से महसूस होने लगी। ये यून के शरीर के भीतर शुद्ध यान की ज्वालाएं जलती हुई प्रतीत हो रही थी। यह एक जानी पहचानी आभा थी, जिसे वो जितना अधिक महसूस करता, उतना ही अधिक वो हैरान होता जाता। जियान वुफेंग ने पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका गुरु कौन है? अध्याय 1075 आयु असमानता का प्रश्न। अनुवादक सीके टैलेंट संपादक। जियान वुफेंग ने ये यून की ओर देखते हुए उसके जवाब का इंतजार किया। ये यून पर जियान वुफेंग की पहली छाप अच्छी थी। हालांकि जियान वुफेंग द्वारा अपने गुरु की पहचान के बारे में पूछे जाने पर वह दुविधा में पड़ गया। यद्यपि 12 स्वर्गों में से प्रत्येक एक दूसरे से काफी दूर स्थित था, फिर भी 10,000 जादुई स्वर्गों के दिव्य स्वामी होने के नाते आनंदमय वर्षा स्वामी को संभवतः कुछ प्रसिद्धि प्राप्त थी। जिक्र होने पर दूसरों के लिए आनंदमय वर्षा स्वामी को पहचानना संभव था। उनकी पहचान, यानी कि वे आनंदमय वर्षा स्वामी के शिष्य थे, को देखते हुए यान देवता के स्वर्ग में उनकी उपस्थिति को समझाना कठिन था, जो 10,000 जादुई स्वर्ग से बहुत दूर था। इससे अनावश्यक परेशानी भी उत्पन्न हो सकती थी। ये यून को हिचकिचाते देख जियान वुफेंग समझ गया कि वह कुछ सोच रहा है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, पहली मुलाकात में ही आपसे आपके गुरु के बारे में पूछना थोड़ा असभ्य लग रहा है। आप जैसे युवा मित्र तो बहुत बूढ़े नहीं लगते। मेरी शिष्या जियान शियाओशुन ने भी अभी ज्यादा साधना नहीं की है। उसे अभी कुछ हासिल ही हुआ माना जा सकता है और वह आपके साथ साधना करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त रहेगी। जैसे ही जियान वुफेंग ने बात की, उसने जियान जियाओशुन पर एक नजर डाली और कहा, जियाओशुन, आप यंग मास्टर ही से दोस्ती करने की कोशिश क्यों नहीं करते? जब जियान वुफेंग ने ये कहा तो जियान शियाओशुन को थोड़ी निराशा हुई, क्योंकि वह एक स्वाभिमानी और उच्च आदर्शों वाली महिला थी। यदि सन बरियल सेंसी में हुई घटना न होती तो उसका सन बरियल सेंसी के मूल योद्धाओं से संपर्क करने का कोई इरादा नहीं था। उसकी साधना प्रतिभा असाधारण थी। प्रतिभावानों से भरे क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट में भी वह एक दुर्लभ प्रतिभा थी, जो 10,000 वर्षों में एक बार ही प्रकट होती थी। जब उसने ख्याति अर्जित की तो कई संप्रदायों ने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। उससे विवाह करने के इच्छुक सभी लोग बड़े संप्रदायों के असाधारण प्रतिभावान युवा थे। हालांकि उसने उनमें पूर्ण रुचि दिखाई। उसने अपने गुरु से उन सभी को अस्वीकार करवा दिया था, जिसे जियान वुफेंग ने सहर्ष स्वीकार किया। उसने सभी उपहारों को, चाहे वे कितने भी मूल्यवान क्यों न हो, ठुकरा दिया था। लेकिन अब जियान वुफेंग ने पहल करते हुए उसे एक अजनबी से मिलवाया। उसकी आवाज से लग रहा था कि वह उस युवक से बेहद प्रभावित है। ये यून उससे दोस्ती करने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। क्या वह सन बरियल सेंसी का एक साधारण योद्धा नहीं था?
उसका एक गुरु था जिसका कोई पता नहीं था और उसका कोई संप्रदाय भी नहीं था, जिसका मतलब था कि उसे किसी का समर्थन प्राप्त नहीं था। सच कहें तो वो मार्शल आर्ट की दुनिया में सबसे निचले पायदान पर खड़ा एक घुमंतु योद्धा था। बेशक अपने गुरु के आग्रह के कारण जियान शियाओशुन ने फिर भी यी युन को प्रणाम किया, जिसका यी युन ने विनम्रतापूर्वक जवाब दिया। यी युन द्वारा धनुष लौटाने के बाद जी शुयान की युआनची ध्वनि उसके कानों में गूंजी। उसने उसे क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट से संबंधित मामलों के साथ साथ जियान शियाओशुन और जियान वुफेन की पहचान के बारे में भी जल्दी से जानकारी दी। उनकी पहचान महत्वपूर्ण थी और वह उनके कार्यों के पीछे के कारणों को लेकर अनिश्चित थी। उसे इस बात की भी चिंता थी कि यी युन उन दोनों से व्यवहार करते समय उचित व्यवहार नहीं करेगा। यी युन मुस्कुराए। जेड लस्टर सिटी में इतने वर्षों के बाद जी शुयान का व्यक्तित्व सतर्क हो गया था। जियान वुफेन ने जियान शियाओशुन के प्रणाम पर संतोषपूर्वक सिर हिलाया। उन्होंने कहा, शियाओशुन लगभग 60 वर्षों से साधना कर रही हैं। मुझे आश्चर्य है कि उनकी आयु आपसे कितनी भिन्न है, मेरे युवा मित्र। जियान वुफेन के ये शब्द सुनते ही सन बुरियल सेंसी के स्थानीय और बाहरी गुटों सहित उपस्थित कई लोग बातचीत की ओर ध्यान देने लगे। जियान वुफेन की बातें अटपटी लग रही थीं। जियान शियाओशुन का यी युन से परिचय कराने की पहल करना ही उनके लिए असामान्य था। इतना ही नहीं, उन्होंने जियान शियाओशुन की उम्र का जिक्र भी किया। साथ ही उन्होंने उनकी उम्र के अंतर के बारे में भी पूछा। क्या ऐसे सवाल सिर्फ शादी ब्याह के दौरान ही नहीं पूछे जाते? बेशक जियान वुफेन का स्वभाव हमेशा से ही ठंडा और उदासीन था। हालांकि उसका सवाल अटपटा था, लेकिन किसी को भी यह विश्वास नहीं था कि वह अपनी शिष्या की शादी यी युन से करवाना चाहता है। जियान शियाओशुन बेहद प्रतिभाशाली थी और एक प्रतिष्ठित परिवार से आती थी। सामाजिक स्थिति में बहुत बड़ा अंतर था। यी युन एक पल के लिए झिझका। उसने अपने गुरु आनंदमय वर्षा स्वामी की पहचान तो छुपा रखी थी, लेकिन अपनी उम्र छुपाने की उसे कोई जरूरत नहीं थी। उसने स्पष्ट रूप से कहा, आप कह सकते हैं कि मेरी साधना अभी 100 वर्ष तक नहीं पहुंची है। फिर भी 100 साल तक पहुंचना पहले से ही एक अतिशयोक्ति थी। हालांकि यी युन के शब्दों ने वहां मौजूद कई लोगों को स्तब्ध कर दिया। हालांकि वह अभी जेड लस्टर सिटी आया था, लेकिन उसने कुछ दिन पहले ही हेवन एम्प्लीफिकेशन ट्रेडिंग कंपनी को करारा झटका दिया था। बाहरी गुट शायद यी युन को न जानते हो, लेकिन कोई भी जानकार स्थानीय गुट ये जानता होगा कि डिवाइन सीक्रेट्स ट्रेडिंग कंपनी ने अपार शक्ति वाले एक अतिथि को अपने यहाँ आमंत्रित किया है। वह न केवल बलवान था, बल्कि अपने निर्णायक हत्याओं के कारण एक अत्यंत क्रूर अत्याचारी भी था। उसकी साधना का स्तर निर्धारित करना कठिन था, लेकिन सभी को यह आभास था कि यी युन निश्चित रूप से एक वृद्ध व्यक्ति था जिसने लंबे समय तक साधना की थी। उनका मानना था कि उसने केवल एक रहस्यमय तकनीक का उपयोग किया था जिससे वह अपनी युवावस्था को बनाए रख सका था। यही कारण था कि कई लोगों का मानना था कि यी युन का दर्जा जियान शियाओशुन के बराबर नहीं था। लेकिन अब यी युन ने कहा था कि उसने अभी तक 100 साल तक साधना नहीं की है। क्या यह मजाक था? यदि उसने अभी 100 साल तक साधना नहीं की थी, तो क्या वह अभी युवा ही नहीं था? उसके पास इतनी ताकत कैसे हो सकती थी? कई लोगों ने यी युन की बातों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। यान तियानकोन ने इस पर उपहास किया। वह पहले से ही 300 वर्ष का था। यदि यी युन को 100 वर्ष की आयु से पहले ही इतनी शक्ति प्राप्त हो जाती, तो क्या उसके 300 वर्ष पूरी तरह से व्यर्थ नहीं हो जाते? वह हद से ज्यादा बेशर्म है। उसने जानबूझकर अपनी उम्र कम बताई है ताकि वह परी शियाओशुन से दोस्ती कर सके, यान तियानकोन ने तिरस्कारपूर्वक कहा। कई लोग मन ही मन उससे सहमत थे। दरअसल अनुभव और अंतर्दृष्टि के आधार पर कई लोगों के साधना स्तर और अस्थि आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। हालांकि यदि कोई गुप्त इरादे से कुछ रहस्यमय तकनीकों का अभ्यास करे तो इसका पता लगाना मुश्किल होगा। उनका मानना था कि यी युन के मामले में भी यही स्थिति थी। 100 साल से भी कम। बहुत खूब। जियान वुफेन को यी युन की बात पर जरा भी शक नहीं था। चूंकि आपकी उम्र शियाओशुन के लगभग बराबर है, तो आप दोनों मिलकर अभ्यास कर सकते हैं। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? जियान वुफेन ने अचानक पूछा। उनकी पिछली बातचीत का मकसद यी युन को जियान शियाओशुन के साथ अभ्यास करने का मौका दिलाना था। यी युन ने अपने गुरु का नाम नहीं लिया था, लेकिन उन्हें यी युन से एक बेहद परिचित आभा महसूस हुई, इसलिए वे यी युन के हमलों को देखकर ही इसका पता लगाने की योजना बना रहे थे। यी युन के भी कुछ ऐसे ही विचार थे। दरअसल उसने अपने मन में पहले से ही एक अनुमान लगा रखा था। उन्हें संदेह था कि तथाकथित क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट एजियोर यांग लॉर्ड की ही संतान है। वे तो एजियोर यांग लॉर्ड के प्रत्यक्ष वंशज भी हो सकते हैं। करोड़ों वर्ष पूर्व एजियोर यांग लॉर्ड ने यांग गॉड एम्पायरियन हेवन के केंद्रीय राज्य दिव्य क्षेत्र में एक भव्य दिव्य राष्ट्र की स्थापना की थी। हालांकि अंततः उन्हें विश्वासघात का सामना करना पड़ा और उनकी साधना का स्तर बहुत गिर गया। उन्होंने अपनी बहुत सी शक्ति खो दी और यांग गॉड एम्पायरियन हेवन से तियान युआन लोक में चले गए। वहां उनका परिचय प्राचीन महान महारानी से हुआ और उन्होंने मिलकर 7 दानव देवताओं को सील कर दिया और अंत में मृत्यु से पहले महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र को पीछे छोड़ दिया। यी युन और लिन शिंटोग ने महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश किया और एजियोर यांग लॉर्ड की विरासत का एक हिस्सा प्राप्त किया। और कहा जा सकता है कि इसी विरासत ने उनकी जान बचाई। अगर ऐसा न होता तो शेंतु नानटियन उनकी जान ले लेता। एजियोर यांग लॉर्ड द्वारा परित्यक्त गॉड एडवेंट टॉवर ने यी युन की भी कई बार जान बचाई थी। इसलिए यी युन एजियोर यांग लॉर्ड के प्रति अत्यंत आभारी था। उसने पहले ही यह निश्चय कर लिया था कि यदि वह 12वें स्वर्ग तक पहुंच सके तो एजियोर यांग लॉर्ड को बदला लेने में मदद करेगा। वह उस विश्वासघात के पीछे की सच्चाई की जांच करेगा जिसके कारण एजियोर यांग लॉर्ड को धोखा खाना पड़ा था। और अब यी युन को एजियोर यांग लॉर्ड के वंशज मिल गए थे। स्वाभाविक रूप से वह उनसे मिलने और उन्हें जानने का मौका नहीं गंवाना चाहता था। एजियोर यांग लॉर्ड के वंशज यी युन की कल्पना से कहीं बेहतर स्थिति में थे। हालांकि एजियोर यांग लॉर्ड द्वारा अतीत में स्थापित दिव्य राष्ट्र की तुलना में यह स्थिति स्पष्ट रूप से अतुलनीय थी।
ये यून, जो बहुत ज्ञानी थे, के लिए क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड्स एक्ट केवल एक औसत से ऊपर का संप्रदाय था और इसमें विकास की गुंजाइश थी। हालांकि ये यून सीधे तौर पर उनकी पहचान के बारे में पूछताछ नहीं कर सकी। एजोर यांग लॉर्ड की उपाधि कुछ हद तक संवेदनशील थी। करोड़ों वर्ष पूर्व उनका पीछा किया गया था और अब समय बीतने और परिस्थितियों में बदलाव के साथ संभवतः केंद्रीय राज्य दिव्य क्षेत्र में कई बड़े परिवर्तन हुए होंगे। यह अभी भी अज्ञात था कि एजोर यांग लॉर्ड के शत्रु अभी भी सत्ता में हैं या नहीं। इसलिए ये यून सीधे एजोर यांग लॉर्ड के साथ उनके संबंधों के बारे में नहीं पूछ सकती थी। अगर ये मामले आपस में संबंधित न हो तो क्या होगा? अगर यह बात लीक हो जाती है तो वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। थोड़ा बहुत छानबीन करना ही बेहतर था। ये सोचकर ये यून ने कहा, मेरे जैसे कनिष्ठ को पसंद करने के लिए धन्यवाद सीनियर वुफेन। मैं परी शियाओशुन के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। जियान वुफेन प्रसन्न होकर बोला, ट्रेडिंग सत्र शुरू होने में अभी कुछ समय है, क्यों न हम अभी अभ्यास कर लें। ये यून जियान वुफेन की बात सुनकर दंग रह गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जियान वुफेन का व्यक्तित्व इतना असाधारण रूप से सशक्त और प्रभावशाली होगा, इतना कि वह जो भी कहेगा तुरंत उसका पालन करेगा। ये यून ने अनजाने में पूछा, यहाँ ये यून को सार्वजनिक रूप से तलवारबाजी करने में कुछ झिझक थी। उसे पता नहीं था कि अगर वह एजोर यांग लॉर्ड की तलवारबाजी की चालों का इस्तेमाल करे तो क्या कोई और उन्हें पहचान पाएगा। उसे डर था कि इससे बेवजह परेशानी खड़ी हो जाएगी। अध्याय 1076 ड्रैगन गेट प्लेटफॉर्म। अनुवादक सीके टैलेंट संपादक। बिल्कुल सही, ये लो। जियान वुफेन ने सिर हिलाते हुए बेहद सरल जवाब दिया। ये यून थोड़ा हिचकिचाया। उसे वास्तव में इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि वे जहां थे वहीं मुकाबला करें, लेकिन क्या जियान वुफेन को एजोर यांग लॉर्ड की विरासत के उजागर होने की कोई परवाह नहीं थी। ये यून को तो ये भी संदेह होने लगा था कि क्या क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड्स एक्ट का संबंध एजोर यांग लॉर्ड से है। ये यून स्वाभाविक रूप से आशा करता था कि उसे एजोर यांग लॉर्ड की संतान सेंट्रल स्टेट डिवाइन टेरिटरी में मिल जाएगी। वह उनकी यथासंभव मदद करना चाहता था, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो। यदि वह उन्हें खोजने में असफल रहता तो उसे बहुत निराशा होती। ठीक है फिर, ये यून ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर दूसरे पक्ष का एजोर यांग लॉर्ड से कोई संबंध नहीं है तो वह खुद को उजागर होने से बचाने के लिए एजोर यांग लॉर्ड की विरासत का उपयोग न करने का विकल्प चुन सकता है। ये यून और जियान शियाओशुन के बीच होने वाले आगामी मुकाबले के बारे में सुनकर वहां मौजूद कई लोग घटनाक्रम पर ध्यान देने लगे। जेड लस्टर सिटी के स्थानीय गुट स्वाभाविक रूप से इस तरह के दिलचस्प प्रदर्शन को देखने से चूकना नहीं चाहते थे। जियान शियाओशुन का नाम उन्होंने बहुत पहले ही सुन लिया था। विश्व स्तर पर प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड्स एक्ट की उत्तराधिकारी होने के नाते उन्हें क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड्स एक्ट की एक दुर्लभ प्रतिभा माना जाता था। उनके समकक्ष मिलना उनके लिए मुश्किल था। उनकी प्रसिद्धि केवल सन बरियल सेंसी तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि आसपास के विशाल क्षेत्रों में भी वे विख्यात थी। जेड लस्टर सिटी में हर कोई यह जानना चाहता था कि पौराणिक छोटी तलवार परी कितनी शक्तिशाली थी। हालांकि जेड लस्टर सिटी के बाहर के संप्रदायों के लिए आगामी युद्ध में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने इसे केवल व्यापार सत्र शुरू होने से पहले समय बिताने का एक तरीका माना। किसी शक्तिशाली संप्रदाय के लिए जेड लस्टर सिटी कोई खास महत्व नहीं रखती थी। उनके लिए जेड लस्टर सिटी के मूल निवासी योद्धा केवल मार्शल आर्ट के शौकिया घुमंतु थे। उनमें पारंपरिक विरासत का अभाव था और न ही कोई गौरवशाली इतिहास था। जेड लस्टर सिटी के योद्धा कितने शक्तिशाली हो सकते थे? उनमें से अधिकांश योद्धाओं ने 2 या 3 पत्ती वाले दावफलों से अपने दाव को प्रकट किया होगा। जियान वुफेन को क्या हो गया है? वह जेड लस्टर सिटी के एक अनजान योद्धा में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है? मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि वह अपने निजी शिष्य को उससे अभ्यास क्यों करवा रहा है। छाती तक लंबे बालों वाले और दाववादी वस्त्र पहने एक दाववादी ने बेपरवाही से कहा। ये यून ने जेड लस्टर सिटी में पिछले कुछ दिनों में ही नाम कमाया था। जेड लस्टर सिटी के बाहर उसे कोई नहीं जानता था और एक विशाल संप्रदाय के लिए संप्रदाय का प्रतिभाशाली व्यक्ति और एक आम योद्धा 2 अलग अलग दुनियाओं से थे। यदि सूर्य दफन सेंसी में घटी घटना न होती तो उनके रास्ते आपस में मिलना लगभग असंभव था। पारदर्शी वस्त्र पहने एक नजाकत भरी महिला मुस्कुराते हुए बोली, दाववादी शुशुई, भाई वुफेन के अपने कुछ विचार होंगे, देखते हैं क्या होता है। वह भी मून एम्ब्रेसिंग सेक्ट की एक प्रसिद्ध हस्ती थी। दरअसल 7 स्टार ऑक्शन हाउस द्वारा आमंत्रित लोग साधारण लोग नहीं थे। हालांकि इन लोगों के बीच भी जियान वुफेन का रुतबा असाधारण था और उनका बहुत सम्मान किया जाता था। यह मुख्य रूप से उनकी अपार शक्ति का परिणाम था। सभी लोग, ये हॉल लड़ाई के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर किसी को लड़ाई देखने में दिलचस्पी है तो मेरे साथ बाहर चौक पर क्यों नहीं चलते? जियान वुफेन ने कहा। और जियान वुफेन की आवाज जैसे ही धीमी हुई, यान तियानकोन खड़ा हुआ और बोला, वरिष्ठ वुफेन, मेरे पास एक सुझाव है। मैं सोच रहा हूं कि क्या मुझे इसे पेश करना चाहिए। यान तियानकोन को अचानक आगे बढ़ते देख जी शुयान ने थोड़ा सा माथा सिकुड़ा। उसे पूर्वाभास हो गया था कि यान तियानकोन कुछ गड़बड़ करने वाला है। हालांकि वर्तमान स्थिति में उसका कोई बस नहीं था। आगे बढ़ो जियान। वुफेन ने यान तियानकोन को एक बेपरवाह नजर से देखा। ये कहना गलत होगा कि वह यान तियानकोन जैसे चापलूसी करने वाले मामूली शख्स से नफरत करता था, क्योंकि कुछ दिनों में वह शायद उसे भूल ही जाता। जियान वुफेन का ध्यान सिर्फ मार्शल आर्ट पर था, बाकी सब कुछ क्षणभंगुर था। बीच में बोलने का मौका मिलते ही यान तियानकोन ने अपनी बात पर ध्यान दिया। उन्होंने गला साफ करते हुए कहा, परिशियाओशुन की महानता का साक्षी बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मेरा मानना है कि अगर यह मुकाबला किसी साधारण मैदान में हो तो परिशियाओशुन का अपमान होगा। मेरा सुझाव है कि 7 स्टार ऑक्शन हाउस के ड्रैगन गेट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाए। क्या एल्डर फेंशिंग इसकी अनुमति देंगे? ड्रैगन गेट प्लेटफॉर्म। बाहरी संप्रदायों के शक्तिशाली व्यक्तियों को स्वाभाविक रूप से ड्रैगन गेट प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी नहीं थी।
हालांकि जेड लस्टर सिटी के मूल निवासी योद्धा इसे अच्छी तरह जानते थे। ड्रैगन गेट प्लेटफॉर्म जेड लस्टर सिटी में अपनी उच्च स्तरीय युद्धभूमि के लिए प्रसिद्ध था। हर दशक में 7 स्टार ऑक्शन हाउस द्वारा विशिष्ट प्रतिभाओं का चयन यहीं आयोजित किया जाता था। जियान वूफेंग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि यह ड्रैगन गेट प्लेटफॉर्म है या चौक, इसलिए वह आसानी से सहमत हो गया। एल्डर फेंशिंग ने कहा, चूंकि सभी इस मुकाबले में रुचि रखते हैं, इसलिए मैं सबको ड्रैगन गेट प्लेटफॉर्म पर ले चलता हूं। पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूं। मंच पर आने के लिए पहले ड्रैगन गेट पार करना पड़ता है। परी शियाओशुन के लिए इसे पार करना स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं होती, लेकिन एक छोटी सी सीमा है। क्योंकि मेरा 7 स्टार ऑक्शन हाउस युवा अभिजात वर्ग का चयन अस्थि आयु के आधार पर करता है, इसलिए अस्थि आयु की आवश्यकता से अधिक आयु वाले योद्धा ड्रैगन गेट पार नहीं कर पाएंगे। एल्डर फेंशिंग के परिचय के साथ ही सभी को तुरंत ज्ञान प्राप्त हो गया। यान तियानकोन द्वारा ड्रैगन गेट प्लेटफॉर्म का सुझाव देने का कारण यी यून की उम्र की पुष्टि करना था। पब फ्यूचर विज्ञापन। उन्हें यह मानने से इनकार था कि यी यून की उम्र जियान शियाओशुन के लगभग बराबर है। इसलिए उन्होंने जानबूझकर यी यून के झूठ को उजागर करने की कोशिश की ताकि उसे शर्मिंदा किया जा सके। उसके इरादों को भांपते ही जी शुयान का दिल तनाव से भर गया। हालांकि वह यी यून की बातों पर यकीन करने को तैयार थी, लेकिन उसका तर्क कहता था कि 100 साल से कम उम्र के योद्धा के लिए इतनी ताकत हासिल करना नामुमकिन है। भले ही यी यून को जवान माना जाता हो, लेकिन वह इतना जवान तो हो ही नहीं सकता। ये केवल जी शुयान तक ही सीमित नहीं था। जेड लस्टर सिटी के स्थानीय गुटों के भी ऐसे ही विचार थे। वास्तव में उनका मानना था कि यी यून की उम्र जी शुयान की कल्पना से कहीं अधिक थी। उन्हें 800 वर्ष कम नहीं, बल्कि 3000 वर्ष अधिक भी नहीं लगते थे। लोगों का मानना था कि यान तियानकोन का ये कृत्य यी यून को करारा जवाब देने जैसा था। हालांकि चूंकि यी यून का यान तियानकोन से पुराना झगड़ा था, इसलिए यी यून का जले पर नमक छिड़कना स्वाभाविक था। यान तियानकोन को भीड़ के विचारों की कोई परवाह नहीं थी। उसने यी यून की ओर मुस्कुराते हुए देखा, मानो वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा हो। उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से प्रसन्नता झलक रही थी। वह जानता था कि यी यून ताकतवर है, लेकिन अगर यी यून को प्रतियोगिता में अपनी ख्याति अर्जित करनी थी, तो उसे पहले उसकी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। वह जियान वूफेंग को यह बताना चाहता था कि यी यून किस तरह का व्यक्ति है। यी यून ने जियान शियाओशुन से संपर्क साधने के लिए जानबूझकर अपनी उम्र के बारे में झूठ बोला होगा। जियान वूफेंग पहले ही इसके लिए सहमत हो चुका था, लेकिन यान तियानकोन के इरादों का पता चलने पर उसने यी यून की ओर देखा। वह उस युवक को बहुत सम्मान देता था और स्वाभाविक रूप से चाहता था कि वह झूठ न बोल रहा हो। उसने एक बार फिर पूछा, मेरे युवा मित्र यी यून, ड्रैगन गेट प्लेटफॉर्म पर अभ्यास करने के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? कुछ भी चलेगा, यी यून ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। हालांकि इससे प्रसन्न यान तियानकोन अवाक रह गया। आखिर चल क्या रहा था? क्या यी यून सचमुच 100 साल से कम उम्र का था? यी यून के संयम ने यान तियानकोन के आत्मविश्वास को हिला दिया। हालांकि उसे यह बात समझ में नहीं आई कि इतनी कम उम्र में यी यून के पास इतनी भयानक शक्ति कैसे हो सकती है। ठीक है, जियान वूफेंग दिल खोलकर हंस पड़ा। वह यी यून की सहमति से बहुत खुश था। चलो ड्रैगन गेट प्लेटफॉर्म पर चलते हैं। जियान वूफेंग ने आगे बढ़कर समूह का नेतृत्व किया। समूह ने उसका अनुसरण किया और सीधे ड्रैगन गेट प्लेटफॉर्म की ओर चल पड़ा। 7 स्टार ऑक्शन हाउस की विभिन्न मंजिलों से गुजरने के बाद लोगों ने दूर से एक विशाल चौक पर बना एक विशालकाय ड्रैगन गेट देखा। वह ड्रैगन गेट प्लेटफॉर्म था। अध्याय 1077 7 द्वार। अनुवादक सीके टैलेंट संपादक। ड्रैगन गेट प्लेटफॉर्म बेहद प्रभावशाली था, जिसका घेरा 5 किलोमीटर था। जैसे ही लोग ड्रैगन गेट प्लेटफॉर्म के सामने पहुंचे, उन्होंने 7 ड्रैगन गेट एक दूसरे से सटे हुए देखे। भीड़ के जितना करीब होते गए, गेट उतने ही बड़े होते गए। सबसे नजदीक वाला गेट लगभग 1000 फीट ऊंचा था। सबसे दूर वाला गेट सबसे छोटा था, जिसका व्यास लगभग 100 फीट था। सातों ड्रैगन गेटों में से प्रत्येक के पीछे एक चबूतरा था। इस प्रकार कुल मिलाकर 7 चबूतरे थे। जैसे ही वे ड्रैगन गेट के सामने खड़े हुए, उन्हें भीतर से ऊर्जा के उतार चढ़ाव का एहसास हुआ जो असीम और शक्तिशाली प्रतीत हो रहे थे। किसने सोचा था कि जेड लस्टर सिटी जैसे छोटे शहर में ऐसा युद्ध मंच होगा? यह वाकई असाधारण है। बाहरी संप्रदायों के कई लोग भी ड्रैगन गेट प्लेटफॉर्म की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए। ये सुनकर एल्डर फेंगेक्सिंग ने संतुष्टि से अपनी दाढ़ी सहलाई। 7 स्टार ऑक्शन हाउस कोई साधारण गुट नहीं था। इसकी विशालता को अधिकांश लोग समझ नहीं पाते थे, क्योंकि उनके लिए 7 स्टार ऑक्शन हाउस विशाल सागर में एक छोटी सी लहर मात्र था। ड्रैगन गेट प्लेटफॉर्म में काफी संख्या में सरणी संरचनाएं मौजूद हैं। ये यून ने ड्रैगन गेट प्लेटफॉर्म का अवलोकन करते हुए विचारशील भाव दिखाया। इसी बीच कुछ दूरी पर यान तियानकोन यी यून को देखता रहा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यी यून सचमुच इतना जवान है। वह खुद 300 साल का था, लेकिन इतने सालों की साधना भी यी यून के एक मुके को सहने के लिए काफी नहीं थी। अगर यी यून 100 साल से कम उम्र का था, तो आखिर वह क्या था? हाँ, यंग मास्टर यान, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से यी यून के पास शायद कोई ऐसी साधना तकनीक है जो उसकी अस्थि आयु को छुपाती है। वह शायद इसी तकनीक का इस्तेमाल करके अपनी अस्थि आयु को मिटाना चाहता है, इसलिए वह इतना शांत है। लेकिन ड्रैगन गेट प्लेटफॉर्म प्राचीन सरणी संरचनाओं का उपयोग करता है। अस्थि आयु को छुपाने वाली साधना तकनीक से वह भला कैसे धोखा खा सकता है? एल्डर फेंशिंग ने यह बात वॉइस ट्रांसमिशन के जरिए कही। यी यून के बारे में उनकी राय अच्छी नहीं थी। हालांकि डिवाइन सीक्रेट्स ट्रेडिंग कंपनी पर हमला हेवन एम्प्लीफिकेशन ट्रेडिंग कंपनी कर रही थी, लेकिन एल्डर फेंशिंग चुपके से यून यंतियन पर नजर रख रहे थे। अगर यून यंतियन डिवाइन सीक्रेट्स ट्रेडिंग कंपनी पर कब्जा कर लेते तो उन्हें ही फायदा क्यों नहीं होता? लेकिन ये उनके हस्तक्षेप के कारण उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हो सका। अरे एल्डर फेंशिंग, क्या आप इतने आश्वस्त हैं?
ये शब्द सुनकर यान तियानकोन प्रसन्न हो गया। उसे यह विचार अत्यंत तर्कसंगत लगा। बेशक ड्रैगन गेट प्लेटफॉर्म यहाँ सैकड़ों हजारों वर्षों से स्थापित है। अगर इसे किसी चालबाजी से पार किया जा सकता तो बहुत पहले ही अराजकता फैल गई होती। जब एल्डर फेंशिंग गुप्त रूप से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने यी युन की ओर तिरस्कार भरी नजर से देखा। उन्होंने यी युन और जियान शियाओशुंग से कहा, परी शियाओशुंग और युवा स्वामी यी, ड्रैगन गेट प्लेटफॉर्म के साथ ड्रैगन गेट की कठिनाई बढ़ती जाती है। यहाँ तक कि एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति भी केवल 5वें या 6ठे गेट को ही पार कर पाएगा। 7वां गेट अत्यंत कठिन है क्योंकि 7 ड्रैगन गेट 70 वर्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए उद्धरण चिन्ह पब फ्यूचर विज्ञापन। एल्डर फेंडेक्सिंग के बोलने से पहले ही जियान शियाओशुंग ने तय कर लिया कि वह उनकी बकवास सुनना नहीं चाहती। नीले रंग के वस्त्र पहने वह उड़ गई और उसकी चोटी हवा में लहराने लगी। नीले रंग की प्रकाश की एक लकीर की तरह वह सीधे ड्रैगन गेट प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ गई। वह सीधे पहले ड्रैगन गेट से होकर गुजरी। गेट तुरंत ही जियान शियाओशुंग को रोकने के लिए प्रकाश की एक पतली परत से जगमगा उठा, लेकिन पलक झपकाए बिना उसने तुरंत उसे चीर दिया। काचा। जैसे ही जियान शियाओशुंग प्रकाश के उस आवरण से गुजरी वह चकनाचूर हो गया। इस प्रक्रिया के दौरान वह एक पल के लिए भी नहीं रुकी। यह तो 7 स्टार ऑक्शन हाउस द्वारा युवा प्रतिभावानों को चुनने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक मंच था। जियान शियाओशुंग जैसी अद्वितीय प्रतिभा के लिए इसमें कोई कठिनाई नहीं थी। जियान शियाओशुंग ने प्रकाश की पहली स्क्रीन को पार करने के बाद अपनी गति जारी रखी। उसने अपनी तलवार से दूसरी बार वार किया और दूसरी स्क्रीन को भी चकनाचूर कर दिया। इसके बाद तीसरा और चौथा ड्रैगन गेट था। जियान शियाओशुंग एक अदम्य शक्ति की तरह बिना रुके आगे बढ़ती रही। कुछ ही सेकंड में जियान शियाओशुंग ने 6ठी प्रकाश स्क्रीन को पार कर लिया था और सीधे 7वीं की ओर बढ़ रही थी। ये सब अपनी आंखों के सामने घटते देख एल्डर फेंडेक्सिंग पूरी तरह से अचंभित रह गए। उनके बोलने से पहले ही जियान शियाओशुंग अंतिम द्वार तक पहुंच चुकी थी। जियान शियाओशुंग 7वें प्रकाश स्क्रीन की ओर दौड़ी और नीले रंग की तलवार की किरण झरने की तरह नीचे गिरने लगी। चीला। रेशम के फटने जैसी एक ध्वनि गूंजी जब जियान शियाओशुंग अंततः थोड़ा लड़खड़ा गई और उसी क्षण 7वीं प्रकाश स्क्रीन खुल गई। पुआ। जियान शियाओशुंग 7वें चबूतरे पर सुरक्षित रूप से उतरी। कुछ गहरी सांसें लेने के बाद उसने खुद को शांत किया। ये ड्रैगन गेट प्लेटफॉर्म वास्तव में कुछ खास नहीं है, जियान शियाओशुंग ने बेपरवाही से कहा। ड्रैगन गेट प्लेटफॉर्म को इतनी आसानी से न समझने के पीछे उसका अहंकार नहीं था। वह पौराणिक पेन पक्षी की तरह थी जिसके पंख हजारों मील तक फैले होते हैं। वह पहाड़ को बाधा नहीं मानती। जियान शियाओशुंग का प्रदर्शन देखकर उसके समर्थक अवाक रह गए। क्या वह वाकई इतनी तेज थी? पिछले कई वर्षों में उन्होंने 7 स्टार ऑक्शन हाउस को ड्रैगन गेट प्लेटफॉर्म पर नीलामी करते देखा था। कई ऐसे लोग जिन्हें अद्वितीय प्रतिभावान माना जाता था, उन्होंने ड्रैगन गेट प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए बड़ी मेहनत की थी, लेकिन जियान शियाओशुंग ने इसे पार करने में केवल कुछ सेकंड का समय लिया था। यह तो हद से ज्यादा हास्यास्पद था। हालांकि उन्होंने नन्ही तलवार परी की प्रसिद्धि के बारे में बहुत पहले से सुना था, लेकिन उस पल ही उन्हें वास्तव में समझ आया कि मार्शल आर्ट में उसकी प्रतिभा कितनी अद्भुत थी। उसकी उम्र का कोई भी व्यक्ति उसे कैसे हरा सकता था। एल्डर फेंशिंग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। जिस ड्रैगन गेट प्लेटफॉर्म पर उन्हें इतना गर्व था वह अब दूसरों के लिए महज एक मजाक बनकर रह गया था। कुछ क्षण पहले वे शेखी बघार रहे थे और अब शर्मिंदा हो रहे थे, लेकिन अब बारी यी युन की थी। यकीनन यी युन के साथ वह अपनी प्रतिष्ठा वापस पा सकता था। एल्डर फेंशिंग ने गला साफ किया और यी युन की ओर तिरस्कार भरी नजर से देखा। उन्होंने भावहीनता से कहा, मैंने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि परी शियाओशुंग ने बोलना शुरू कर दिया। मैं फिर से दोहराता हूं, ड्रैगन गेट प्लेटफॉर्म के सातों द्वार 70 वर्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका मतलब है कि सबसे बड़े पहले द्वार से केवल 490 वर्ष की अस्थि आयु वाले लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। दूसरे द्वार से 420 वर्ष और तीसरे द्वार से 350 वर्ष की अस्थि आयु वाले लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। एल्डर फेंशिंग ने अपनी बात कहने में काफी समय लिया, फिर अचानक उनके चेहरे पर भावहीनता छा गई। ये युन ने भी उनकी बात अनसुनी कर दी और सीधे ड्रैगन गेट प्लेटफॉर्म की ओर उड़ गया। वह बेहद असहज स्थिति में पीछे छूट गया। एल्डर फेंशिंग क्रोधित हो गए। जियान शियाओशुंग की हरकतों को वे भूल सकते थे क्योंकि वह क्लैरिटी पुल स्वॉर्ड सेक्ट की प्रतिभाशाली शिष्या थी। वे उसके बारे में एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन ये युन तो सिर्फ एक घुमंतु योद्धा थी। फिर भी ये युन ने उन्हें करारा जवाब दे दिया था। वो बदमाश। एल्डर फेंशिंग ने अपने दांत भींच लिए। 7 स्टार ऑक्शन हाउस के प्रमुखों में से एक होने के नाते उनका पद जेड लस्टर सिटी के नगर स्वामी के समान था। वे इस तरह के अपमान को कैसे सहन कर सकते थे? उन्होंने यी युन को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। जैसे ही यी युन पहले प्रकाश स्क्रीन के पास पहुंचा, उसके मन में कई विचार कौंध गए। ये सबसे सरल था, किसी को भी उसकी ताकत पर शक नहीं था, लेकिन लाइट स्क्रीन के लिए प्रवेश पाने के लिए उसकी अस्थि आयु 490 से कम होनी आवश्यक थी। यी युन ने पलक भी नहीं झपकाए और न ही अपनी तलवार चलाई। प्रकाश के घेरे में प्रवेश करते ही उसके चारों ओर तलवार का एक हल्का सा आभामंडल छा गया। उसे किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं आई। ऐसा लग रहा था मानो कोई मछली पानी की झिल्ली से गुजर रही हो। वह वहां से गुजर गया। यान तियानकोन ने अपनी सांस रोक ली। ये युन ने प्रकाश के पर्दे को इतनी आसानी से पार कर लिया था मानो वह किसी दरवाजे से गुजर रहा हो। उसे पहले शक था कि युन ने गुप्त साधना तकनीक का इस्तेमाल करके धोखा दिया है, लेकिन उसके शरीर के चारों ओर तलवार का प्रभामंडल होने के अलावा ऊर्जा में कोई और उतार चढ़ाव नहीं था। मंत्रोच्चारण संरचनाओं को नजरअंदाज करते हुए वहां कई प्रसिद्ध योद्धा मौजूद थे। अगर उसने मंत्रोच्चारण संरचनाओं को पार करने के लिए धोखा दिया होता तो वे इसे कैसे नहीं देख पाते? इसका मतलब तो यही हो सकता है कि युन की उम्र कम से कम 490 साल से कम थी।
अध्याय 1078 अपने समकक्ष से मुलाकात। अनुवादक सीके टैलेंट संपादक। लोगों का अनुमान था कि उनकी उम्र कम से कम 1000 वर्ष थी। यह उम्र भी काफी कम मानी जाती थी। अगर उनकी उम्र 490 वर्ष से कम होती तो वे यान तियानकोन से बहुत ज्यादा उम्रदराज नहीं होते। हालांकि जब उनकी ताकत की तुलना की गई तो जमीन आसमान का फर्क था। यान तियानकोन पहले से ही 300 साल का था और अगर उसे 1900 साल और भी दे दिए जाते तो भी वही उनके स्तर तक पहुंचने का दावा नहीं कर सकता था। 190 साल तो दूर की बात है। इस बात का एहसास होते ही यान तियानकोन को गहरी हार का एहसास हुआ। जियान शियाओशुन क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट की अद्वितीय प्रतिभावान थी, इसलिए उन्होंने उनके इतनी श्रेष्ठ होने पर काफी विचार किया था। लेकिन ये यून तो केवल एक घुमंतु साधक थी, फिर भी उनके बीच इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, ये यून पहले ही दूसरे प्रकाश के घेरे के सामने आ चुका था। एक बार फिर प्रकाश की एक धुंधली ऊर्जा झिल्ली ने यून का रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन बिना अपनी मुद्रा बदले ये यून सीधे उसके पार निकल गया और उसके चारों ओर तलवार की किरणें मंडराती रहीं। दूसरी लाइट स्क्रीन का मतलब था हड्डियों की उम्र 420 साल। यान तियानकोन पूरी तरह से अचंभित था। क्या ये यून ने दूसरा द्वार भी पार कर लिया था? उसकी वास्तविक आयु कितनी थी? और इसके बाद के दृश्य ने यान तियानकोन की सांसें रोक दी। तीसरा द्वार, अस्थि आयु के 350 वर्ष। ये यून ने भी उतनी ही आसानी से उसे पार कर लिया। वह तेज तो नहीं था, लेकिन उसने तलवार भी नहीं निकाली थी। ये यून जियान शियाओशुन से कहीं धीमा लग रहा था, लेकिन उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था मानो वह इत्मीनान से टहल रहा हो। क्या यह सचमुच ड्रैगन गेट प्लेटफॉर्म था? उसके बाद चौथा द्वार। सभी लोग ये यून को अचंभित और मुंह खुला रखकर देखते रहे। प्रत्येक द्वार 70 वर्षों का प्रतीक था और हर द्वार जिसे वह पार करता था ये उनकी अनुमानित आयु में 70 वर्षों की कमी को दर्शाता था। क्या ये यून सच कह रहा था कि उसने अभी 100 साल तक साधना नहीं की थी? उसने 100 वर्ष की आयु से पहले ही दाव पैलेस क्षेत्र के योद्धा को इतनी आसानी से कैसे मार डाला? वह किस प्रकार का राक्षस था? पांचवा द्वार, छठा द्वार। हड्डियों की अधिकतम आयु घटकर 140 वर्ष रह गई थी। ये यून बिना किसी झिझक के द्वार से अंदर चला गया। वह एक पल भी नहीं रुका और आराम से चलता रहा। उसकी वर्तमान गति ही यह साबित करने के लिए पर्याप्त थी कि उनकी कही बात सच थी। वह सचमुच युवा पीढ़ी के व्यक्ति थे, एक अद्वितीय प्रतिभा। जेड लस्टर सिटी के मूल निवासी योद्धाओं के मन में ऐसे विचार आने लगे। इतनी कम उम्र में इतनी ताकत होना उनकी कल्पना से परे था। अगर बात जियान शियाओशुन की होती तो वह किसी बड़े संप्रदाय से आती। वहीं ये यून तो बस एक घुमंतु साधक था। उसने खुद कहा था कि उसका कोई संप्रदाय नहीं है, बस एक गुरु है। यहां तक पहुंचना किसी चमत्कार से कम नहीं था। भीड़ ने हैरानी से देखते हुए महसूस किया कि ये यून ने अपने कदमों की गति कभी धीमी नहीं की। 7वें ड्रैगन द्वार को पार करने के लिए उसकी आयु 70 वर्ष से कम होनी चाहिए थी। ये सभी द्वारों में सबसे कठिन था। इससे पहले ये यून ने बताया था कि उसकी आयु 100 वर्ष से कम है। आमतौर पर कोई व्यक्ति इस तरह से तभी वर्णन करता है जब उसकी आयु 90 वर्ष से अधिक हो। इसलिए स्वाभाविक रूप से ये यून के लिए 7वें ड्रैगन गेट को पार करने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ क्षण पहले ही जियान शियाओशुन ने ड्रैगन गेट प्लेटफॉर्म के नियमों को सुने बिना सीधे सबसे गहरी खाई में प्रवेश कर लिया था। अब उसे वापस बाहर आकर छठे प्लेटफॉर्म पर ये यून से लड़ना होगा। कुछ लोग जियान शियाओशुन को वापस बाहर आने के लिए सूचित करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी ये यून 7वें प्रकाश स्क्रीन के सामने एक स्थान पर पहुंच चुकी थी। इसके तुरंत बाद जो दृश्य सामने आया उसे देखकर लोगों को ऐसा लगा मानो समय थम गया हो। ये यून चुपचाप ठीक वैसे ही वहां से गुजर गई। उसका अगला पैर आगे बढ़ा और पिछला पैर उसके पीछे पीछे चला, मानो वह पानी की एक परत पार कर रहा हो। वह बिना धूल उड़ाए 7वें द्वार के चबूतरे पर धीरे से उतरा। ये कैसे संभव हो सकता है? वहां मौजूद सभी लोग, विशेषकर जेड लस्टर सिटी के मूल निवासी योद्धा, ये उनको देखकर अचंभित और भयभीत प्रतीत हो रहे थे। 7वें ड्रैगन गेट के लिए 70 वर्ष या उससे कम आयु की हड्डी की आवश्यकता थी। ये यून की उम्र 70 वर्ष से कम थी। ये तो मजाक है। उन्होंने साफ साफ कहा था कि उन्हें अभी 100 साल तक साधना करनी है। लेकिन क्या ये वास्तव में उनकी विनम्रता थी? यदि उनकी आयु 70 वर्ष भी नहीं थी तो जन्म के बाद के शुरुआती कुछ वर्षों में साधना की कमी को घटा दे तो यह बिल्कुल संभव था कि उन्होंने 60 वर्षों तक साधना की हो। उस स्थिति में न केवल उनकी उम्र जियान शियाओशुन से बहुत अलग नहीं थी, बल्कि वास्तव में उनकी उम्र बराबर थी। 60 वर्षों की साधना कर चुके दाव पैलेस क्षेत्र के योद्धा को मार गिराने की क्षमता किस प्रकार की अवधारणा थी? यान तियानकोन लगभग जमीन पर गिर पड़ा था। उसने एक ऐसे दुष्ट सितारे को उकसा दिया था। यह तो सबको पता था कि यून की वर्तमान शक्ति को देखते हुए वह स्वर प्रवर्धन व्यापार कंपनी के बस की बात नहीं थी। भले ही यून थोड़ा कमजोर हो जाता तब भी वे उस पर लापरवाही से हमला करने की हिम्मत नहीं करते। जब ऐसे प्रतिभाशाली लोगों को मारा नहीं जा सकता तो उनकी अकल्पनीय वृद्धि उनके दुश्मनों को हताश कर देगी। एक सदी या एक दशक से भी कम समय में उसकी साधना का स्तर 2 या 3 उप स्तरों तक बढ़ सकता है। उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी, जिससे उसके लिए हेवन एम्प्लीफिकेशन ट्रेडिंग कंपनी को आसानी से नष्ट करना अत्यंत संभव हो जाएगा। जब वह समय आया तो 7 स्टार ऑक्शन हाउस के पास खुद को बचाने के लिए तटस्थ रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि जेड लस्टर सिटी के 7 स्टार ऑक्शन हाउस को समर्थन प्राप्त था, लेकिन कौन सा शक्तिशाली गुट जेड लस्टर सिटी जैसी जगह पर इतना ध्यान देगा? जी शुयान द्वारा हेवन एम्प्लीफिकेशन ट्रेडिंग कंपनी के लोगों को कैद करने और उनके द्वारा लगभग हमला करने की घटना को याद करते हुए यान तियानकोन को भय का अनुभव हुआ। शुक्र है कि उन्होंने नर्म रुख अपनाया, अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होते। जेड लस्टर सिटी के योद्धा यून की शक्ति से भयभीत थे। हालांकि अन्य स्थानों के योद्धा अलग थे। वे जेड लस्टर सिटी में यून की प्रसिद्धि को नहीं समझते थे, न ही वे जानते थे कि उसने क्या किया था।
और अगर वे जानते भी तो भी वे उसे बहुत महत्व नहीं देते। आखिरकार जेड लस्टर सिटी के योद्धा उनकी नज़र में मात्र मुक्केबाज थे। यहाँ तक कि प्रमुख व्यापारिक कंपनियों के मुखिया भी उन्हें कमजोर समझते थे। दाव अभिव्यक्ति के बाद दावफल के पत्तों की संख्या में भारी अंतर के कारण समान स्तर के योद्धाओं की शक्ति में भी बहुत बड़ा अंतर हो सकता है। दाव अभिव्यक्ति के अंतिम चरणों में विशेषकर बड़े संप्रदायों के योद्धाओं के लिए कमजोर और सामान्य आधार वाले दाव महल स्तर के योद्धाओं को मार गिराना असंभव नहीं था। शियाओशुन, मैंने तो बस तुम्हारे और उसके बीच होने वाले अभ्यास मुकाबले से ही कुछ तय करने की योजना बनाई थी। कौन जानता था कि यून इतना प्रतिभाशाली है। अब तो और भी अच्छा है, तुम्हें अपना प्रतिद्वंदी मिल गया है और तुम खुलकर लड़ सकती हो। इससे तुम्हारी तरक्की में भी मदद मिलेगी। जियान शियाओशुन ड्रैगन गेट प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी क्योंकि जियान वुफेन का युआन क्यूई ट्रांसमिशन उसके कानों में बज रहा था। गुरुजी, आपका कहना है कि मुझे मेरा प्रतिद्वंदी मिल गया है। जियान शियाओशुन ने यी यून की ओर देखते हुए हल्की सी नाराजगी जताई। वह कुछ हद तक असंतुष्ट लग रही थी। जियान शियाओशुन ने जब से मार्शल आर्ट का अभ्यास शुरू किया था तब से वह एक अदम्य शक्ति की तरह लड़ाई में विजयी रही थी। वरिष्ठों को छोड़कर युवा पीढ़ी का कोई भी व्यक्ति उसके लिए खतरा नहीं बन सकता था। इसके विपरीत वह अक्सर अपने से कहीं अधिक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वियों से लड़ती थी। क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सैक के उसके बड़े भाई पहले से ही उससे डरते थे। वे जियान शियाओशुन से उम्र में बड़े थे और उनकी साधना का स्तर उससे 1 या 2 स्तर ऊपर था। वे पुरुष थे, फिर भी एक युवा लड़की से हार गए। भला वे इसे कैसे स्वीकार कर सकते थे। उनकी उम्र का कोई भी शिष्य जियान शियाओशुन से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं करता था। उन्हें देखते ही सब खरगोश से भी तेज भाग जाते थे। यहाँ तक कि क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सैक में भी कोई उनसे भिड़ने की हिम्मत नहीं करता था, जिसके कारण उनका स्वभाव भी अहंकारी और कठोर हो गया था। इन परिस्थितियों के बावजूद जियान शियाओशुन ने अपने गुरु से सुना कि उसका सामना एक दुर्जय शत्रु से हुआ है। उनके लहजे से ये भी प्रतीत होता था कि उसे उनसे सीखना चाहिए और साथ मिलकर सुधार करना चाहिए। भला इससे उसका लड़ने का जज्बा क्यों नहीं जागेगा। वह ये साबित करना चाहती थी कि वह सबसे ताकतवर है। जियान शियाओशुन ने अपने हाथ में तलवार हिलाते हुए उसे यी यून की ओर तान दिया। स्पष्ट और तीखी आवाज में उसने कहा, अपनी चाल चलो। अध्याय 1079, एक आश्चर्यजनक प्रहार। अनुवादक सीके टैलेंट संपादक। जियान शियाओशुन की स्पष्ट आवाज आसपास के क्षेत्र में गूंज उठी और उसके हाथ में मौजूद तलवार के चारों ओर तीव्र तलवार शक्ति प्रकट हुई। जब तलवारबाज अपनी तलवार साधना को चरम सीमा तक ले जाते हैं तो उनके हथियार से उत्पन्न तलवार शक्ति इतनी घातक होती है कि उन्हें वार करने की भी आवश्यकता नहीं होती। उसने अपनी तलवार चलाई जिससे बिजली कड़कने जैसी आवाज हुई। पल भर में बिजली की एक किरण नीले आकाश को चीरती हुई सीधे यी यून की ओर बढ़ी। जियान शियाओशुन के स्वभाव के कारण वह स्वाभाविक रूप से यी यून जैसे विरोधियों पर अत्यधिक बल से हमला करती थी। वह एक ही वार में अपने और यी यून के बीच की खाई को स्पष्ट करना चाहती थी। वहां मौजूद भीड़ ने भी तलवार की किरण की तीव्रता को महसूस किया। यान तियानकोन जैसे कमजोर योद्धाओं के भी रोंगटे खड़े हो गए, मानो वे किसी बड़े खतरे का सामना कर रहे हों। तलवार की शक्ति का यही प्रभाव था। प्रत्यक्ष प्रहार न होने के बावजूद उसे ऐसा महसूस हुआ मानो तलवार उसकी भौहों के बीचों बीच रखी हो। क्या मेरे और जियान शियाओशुन के बीच का अंतर इतना अधिक है? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यान तियानकोन को गहरा दुख हुआ। तीव्र तलवार की शक्ति के प्रभाव में वह अपने शरीर में उत्पन्न होने वाली युवांची बाधा को रोक नहीं सका। छोटी तलवार परी अपने नाम के अनुरूप ही है। इस प्रहार के लिए भले ही मैं तुम्हारा स्वामी हूं, मुझे अपनी कुछ शक्ति का प्रयोग करना ही पड़ेगा, महामहिम हुआयु ने हल्के स्वर में कहा। यान तियानकोन निराश महसूस कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक भयावह भाव उभर आया। वह यी यून को हमले को रोकते हुए देखना चाहता था। हमले को देखकर यी यून का संतुलन बिगड़ गया। तलवार की किरण उसे कुछ जानी पहचानी सी लगी। तियान युआन लोक के महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में उसने एक बार एजोर यांग लॉर्ड द्वारा छोड़ी गई एक डिस्क सरणी देखी थी। उसमें एजोर यांग लॉर्ड और काले कवच वाले दानव देवता के बीच युद्ध को दर्शाया गया था। उस समय एजोर यांग लॉर्ड का प्रहार ऐसा था जो आकाश को चीर सकता था। उस हमले में निहित तलवार की शक्ति जियान शियाओशुन की शक्ति से काफी मिलती जुलती थी। ऐसा लगता है कि भले ही वे एजोर यांग लॉर्ड के प्रत्यक्ष वंशज न हो, लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से एजोर यांग लॉर्ड की कुछ विरासत प्राप्त की है। ये यून ने मन ही मन सोचा। डिस्क सरणी में एजोर यांग लॉर्ड का प्रहार प्योयांग स्वॉर्ड पैलेस से प्राप्त हुआ था। हालांकि प्योयांग स्वॉर्ड पैलेस के स्वामी की तलवार की मंशा के अलावा इस प्रहार में एजोर यांग लॉर्ड की स्वॉर्ड दाव की समझ भी समाहित थी। तियान युआन लोक में आने के बाद एजोर यांग लॉर्ड ने प्योयांग स्वॉर्ड पैलेस के संपर्क में आने में कामयाबी हासिल की। फिर उन्होंने इस मुलाकात का इस्तेमाल अपनी तलवारबाजी की तकनीकों को बढ़ाने के लिए किया, जिससे उनकी तलवार की शक्ति रूपांतरित हो गई। इस प्रकार जियान शियाओशुन के प्रहार में स्पष्ट रूप से प्योयांग स्वॉर्ड पैलेस के स्वामी की तलवारबाजी की भावना का अभाव था। इसके अलावा क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट ने एजोर यांग लॉर्ड की मूल विरासत के बारे में अपनी कुछ अंतर्दृष्टि भी जुड़ी थी। हालांकि ये अतिरिक्त चीजें प्योयांग स्वॉर्ड पैलेस के स्वामी के स्वॉर्ड दाव की तुलना में काफी निम्न स्तर की थीं। क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेक्ट चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, स्वॉर्ड दाव की अंतर्दृष्टि में उनका योगदान प्योयांग स्वॉर्ड पैलेस के स्वामी के योगदान के बराबर कैसे हो सकता है? ये यून इतना स्तब्ध क्यों है? सभी ने देखा कि जियान शियाओशुन की तलवार उसकी ओर बढ़ते ही ये यून हाथ बगल में रखकर खड़ा रहा। वह स्थिर खड़ा रहा और उसके चेहरे के भाव ऐसे थे मानो वह किसी बात पर विचार कर रहा हो। शायद वह बिना शर्मिंदा हुए हमले से निपटने का तरीका सोचने में अपना दिमाग खपा रहा है। हालांकि अगर उसने जल्द ही कोई कदम नहीं उठाया तो ये शर्मिंदगी नहीं बल्कि तत्काल हार होगी, यान तियानकोन ने ठंडे लहजे में कहा। यान तियानकोन की आवाज धीमी होते ही ये यून ने ऊपर देखा।
उसके चेहरे पर एक शांत भाव था, मानो उस पर आ रहा प्रहार कोई प्रचंड बल नहीं बल्कि एक कोमल हवा का झोंका हो। ये यून ने अपना हाथ झटका और अचानक उसकी हथेली में एक साधारण तलवार प्रकट हो गई। पल भर में नीले रंग की बिजली आकाश में कौंध गई। तलवार की किरण किसी प्राचीन युग से आई हुई सजीव शक्ति की तरह प्रतीत हो रही थी, मानो वह अंतरिक्ष और समय को पार कर गई हो। नीला इंद्रधनुष रक्त चंद्रमा को भेदता है, बर्फीली ठंड ईश्वरीय रसातल को सील कर देती है। ये प्रहार इसी तरह होना चाहिए। ये यून की तलवार की किरण मानो कारण कार्य संबंध का उल्लंघन कर रही थी, क्योंकि प्रहार होते ही नीले रंग की एक विशाल बिजली की चमक जियान शियाओशुन की तलवार की किरण तक पहुंच गई। इस प्रहार में एजोर यांग लॉर्ड की तलवार की शक्ति, प्योयांग स्वॉर्ड पैलेस के स्वामी की विरासत, साथ ही यून की स्वयं की तलवार की कला समाहित थी। वाह! जैसे ही तलवार की किरण ने दुनिया को चीर डाला, ऐसा लगा मानो वही दुनिया में एकमात्र बची हुई इकाई हो। ऐसा प्रतीत हुआ मानो सातों ड्रैगन द्वार उस प्रहार से भेद दिए गए हों। ये यून की तलवार की किरण को अपनी ओर आते देख जियान शियाओशुन के उदासीन भाव में बदलाव आ गया। काचा बिजली जमीन पर गिरी, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ। शुद्ध यान की प्रचंड लपटों और बिजली ने पलक झपकते ही जियान शियाओशुन की तलवार की पूरी किरण को भस्म कर दिया। जियान शियाओशुन तेजी से पीछे हटते हुए उठी। शुद्ध यान शक्ति की गति कम नहीं हुई, क्योंकि ड्रैगन गेट्स के प्रकाश के पर्दे एक के बाद एक चकनाचूर होते चले गए। इस टक्कर के कारण जियान शियाओशुन पीछे की ओर गिर गईं, जिससे वह 3 प्लेटफॉर्म पार करने के बाद एक भयावह स्थिति में जा गिरी। और जियान शियाओशुन जिस चौथे मंच पर उतरी, वहां से 7वें मंच तक एक तेज और जोरदार तलवार का निशान निकला। ये सीधा आगे की ओर बढ़ा। तलवार का निशान उंगली की चौड़ाई जितना ही था और उसमें शुद्ध यान ज्वालाएं धधक रही थीं। ज्वालाएं तेजी से फैल रही थीं और जो भी उन्हें देखता उसे भयानक गर्मी का एहसास होता। जब एल्डर फेंगेक्सिंग ने तलवार के निशान को देखा तो उनके होठों के कोने जबरदस्ती फड़कने लगे। उसने पहले भी ड्रैगन गेट प्लेटफॉर्म की शक्तिशाली संरचना के बारे में शेखी बघारी थी। ये सच था कि ड्रैगन गेट प्लेटफॉर्म की संरचनाएं प्राचीन काल से चली आ रही थी, लेकिन इन प्लेटफॉर्मों का निर्माण 7 स्टार ऑक्शन हाउस द्वारा किया गया था। 7 स्टार ऑक्शन हाउस की अपार संपत्ति के कारण उसने प्लेटफॉर्मों के निर्माण में अत्यंत मूल्यवान सामग्रियों का उपयोग किया था। हर इंच को सुरक्षा कवच से सुरक्षित किया गया था, जिससे किसी भी प्रकार की क्षति की स्वतः मरम्मत हो सके। हालांकि नीले रंग की तलवार की किरण की शक्ति ने 4 प्लेटफॉर्मों को चीर डाला। घाव शुद्ध यान ज्वालाओं से जल रहा था और मानो तलवार की शक्ति से नियंत्रित होकर मरम्मत की गति इतनी तेज थी मानो कुछ हो ही नहीं रहा हो। ये सब ये उनके एक ही हमले के कारण हुआ था। यही उसकी असली ताकत है। यान तियानकोन का चेहरा पीला पड़ गया और वह कांपने लगा। उस भयानक हमले के दौरान यान तियानकोन की सुरक्षात्मक यांची ऊर्जा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी, फिर भी उसे अपनी त्वचा पर चुभन का दर्द महसूस हो रहा था। उसके शरीर में खून बेतहाशा दौड़ने लगा। उनके बगल में खड़े महामहिम हुआयू के चेहरे पर भी कोई सुखद भाव नहीं थे। उसने पहले कहा था कि जियान शियाओशुन की तलवार की किरण उसे अपनी ताकत का एक हिस्सा इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करेगी, लेकिन वास्तव में वह केवल अपनी युद्ध शक्ति के बारे में शेखी बघार रहा था। और अब ये उनके प्रहार के सामने उसे ये भी महसूस हो रहा था कि वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता। वह अच्छी तरह जानता था कि यून ने प्रहार में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। अगर उसे यून के पूरे बल से किए गए हमले का सामना करना पड़ता तो क्या होता? क्या यून सचमुच इतना कम उम्र का शिष्य था जिसने अभी 60 साल की साधना भी पूरी नहीं की थी? वह तो स्वयं हजारों वर्षों तक जीवित रहा था। उसी क्षण जियान शियाओशुन अपने लंबे बालों को लहराते हुए जमीन पर उतरी। उसने तलवार जैसी तीखी निगाहों से यून को घूरते हुए कहा, तुम्हारे उस वार में ऐसा क्या था? जब जियान शियाओशुन की तलवार की किरण यून पर पड़ी तो उसने महसूस किया कि उसकी तलवार की शक्ति का कुछ अंश उसकी शक्ति से मिलता जुलता है। हालांकि उसकी शक्ति कहीं अधिक थी। उसमें निहित तलवार की विधि का ज्ञान भी कहीं अधिक गहरा था। जियान शियाओशुन की बातों ने सबको चौंका दिया। जब उन्हें पहले हुए हमले की याद आई तो उन्होंने पाया कि यह बात सचमुच सच थी। क्या यह संभव है कि यून के चिंतन का क्षण जियान शियाओशुन के हमले के बारे में जानने के लिए था? लेकिन दुश्मन की चाल को पल भर में जान पाना बिल्कुल नामुमकिन था। ये लोगों के दिमाग में बस एक क्षणिक विचार होता था। शायद यून ने पहले भी इसी तरह की कोई चाल सीखी होगी। कुछ प्राचीन विरासतें शायद अकेली नकल न हो। अगर ऐसा है तो इसमें कोई असामान्य बात नहीं है। लोगों के इस तरह की चर्चाओं में शामिल होने के बावजूद जियान शियाओशुन जानती थी कि स्टनिंग रेनबो नामक यह प्रहार क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेट की मूल मार्शल विरासत है। बाहरी लोगों के लिए इसके बारे में जानना असंभव था। उसने यून को संदेह भरी निगाहों से देखा, लेकिन उसकी आंखों में हैरानी भी झलक रही थी। अपने गुरु जियान वुफेन की ओर देखने के लिए सिर घुमाते ही उसे अचानक कुछ याद आ गया। अध्याय 1080 परिपूर्ण शुद्ध यान। अनुवादक सीके टैलेंट संपादक। जियान शियाओशुन ने अपने गुरु जियान वुफेन की ओर देखा, लेकिन उन्हें एक ऐसा भाव दिखाई दिया जिसने उसे स्तब्ध कर दिया। जियान वुफेन की आंखों में उत्साह की एक स्पष्ट झलक थी जिसे वह मुश्किल से ही रोक पा रहा था। वह हमेशा अपने स्वामी को उदासीन मानती थी। वह किसी भी बदलाव से कभी आश्चर्यचकित नहीं होते थे और शायद ही कभी अपना धैर्य खोते थे। लेकिन वास्तव में जियान वुफेन का वर्तमान मूड उसके चेहरे पर दिख रहे भाव से कहीं अधिक उत्साहित था। उसने शुरू से ही सही अनुमान लगाया था। ये यून और एजोर यांग लॉर्ड वास्तव में रिश्तेदार थे। ये यून ने जिस तकनीक का इस्तेमाल किया वह एजोर यांग लॉर्ड की पूरी विरासत नहीं थी। तलवार चलाने में उसकी चाल में एजोर यांग लॉर्ड की तलवारबाजी की झलक थी। इसके अलावा कुछ अन्य कारक भी काम कर रहे थे। ये यून की तलवारबाजी की मुद्रा और तलवार चलाने की मंशा ने जियान वुफेन को पूरी तरह से चकित कर दिया। जियान वुफेन तलवारबाजी का अगुवा था। उसने पूरी जिंदगी मार्शल आर्ट का अभ्यास किया था और तलवारों में उसकी ही दिलचस्पी थी।
उसके लिए एजियो यांग लॉर्ड की विरासत इतनी व्यापक और गहरी थी कि लोग उससे मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लेकिन आज उसने एक ऐसा प्रहार देखा जो उस आधार को और भी बेहतर बना चुका था। भला वह सुखद आश्चर्यचकित क्यों न होता। मार्शल आर्ट के मार्ग का कोई अंत नहीं था, एक शिखर के ऊपर दूसरा शिखर था। जियान शियाओशुन ने काफी देर तक जियान वुफेन को देखा, फिर उसकी नजर अपनी शिष्या की निगाहों पर पड़ी। उसकी आंखों में हैरानी और निराशा के भाव थे। जियान शियाओशुन की प्रतिभा ने उसे बचपन से ही अपने साथियों के बीच अजेय बना दिया था, तो फिर ये यून से एक ही वार में पराजित होने पर उसे अच्छा कैसे लग सकता है। लेकिन उस समय जियान वुफेंग अपने शिष्य को सांत्वना देने में व्यस्त नहीं थे। उन्होंने सूखी खांसी करते हुए कहा, शियाओशुन, तलवार चलाने का कोई दूसरा तरीका आजमाओ, ये तुम्हारे लिए सुधार करने का अवसर है। मालिक, जियान शियाओशुन को कुछ बुरा लगा। उसे उम्मीद थी कि उसका गुरु उसे कोई स्पष्टीकरण देगा, लेकिन उसने न केवल ऐसा नहीं किया बल्कि उसे अभ्यास जारी रखने के लिए भी कहा। वह पहले ही हमलों के पिछले मुकाबले में हार चुकी थी। आखिर यह जीवन मरण का मुकाबला तो था नहीं। अभ्यास में थोड़े से अंतर से हारना भी हार ही मानी जाती है। एक ही दांव में हारने के बाद भी लड़ाई जारी रखने से दूसरों को यही लगा कि जियान शियाओशुन एक बुरी तरह हारी हुई खिलाड़ी है। इन विचारों को मन में लिए हुए जियान शियाओशुन ने दांत पीसते हुए गुस्से में कहा, एक बार फिर कोशिश करो। पहली वजह तो ये थी कि वह मन में एक शिकायत पाल रही थी और दूसरी वजह ये थी कि वह आक्रोशित महसूस कर रही थी। जियान शियाओशुन को यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके और ये उनके बीच इतना बड़ा अंतर है। जियान शियाओशुन ने अपने अगले वार के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। पूर्व दिशा में उगते हुए तेजस्वी सूर्य की तरह तलवार की अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा उमड़ पड़ी। यह अपने साथ अद्वितीय शुद्ध यान ज्वालाएं लेकर आए जिसने ये यून को घेर लिया। तलवार की तीव्र ज्वालाएं जियान शियाओशुन की आंखों में प्रतिबिंबित हो रही थी, क्योंकि उसका शरीर पूरी तरह से ज्वालाओं में डूबा हुआ था। इसे लो। जियान शियाओशुन अपनी तलवार के साथ प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गई। जैसे कोई फीनिक्स नरक से निकलकर उड़ता है, वैसे ही वही यून की ओर झपटी। इस हमले की ताकत पहले वाले हमले से कहीं अधिक थी। इस प्रहार को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। वे प्रहार की शक्ति से नहीं बल्कि जियान शियाओशुन की अग्नि और बिजली की दोहरी साधना से चकित थे। पिछला प्रहार बिजली तत्व पर आधारित था, जबकि यह प्रहार यांग अग्नि पर आधारित था। एक सामान्य कनिष्ठ योद्धा के लिए भी एक विधि में निपुण होना कठिन होता है। जियान शियाओशुन की बात करें तो वह 2 विधियों में निपुण थी। इससे यह संकेत मिलता है कि जियान शियाओशुन ने 2 समान रूप से उच्च श्रेणी के दाव फलों का संघनन किया था। नीला यांग भगवान, शुद्ध यांग तलवार, उद्धरण चिन्ह। ये यून ने जियान शियाओशुन की चाल देखी। एजोर यांग लॉर्ड की साधना तकनीक यांग गॉड मैनुअल से ली गई थी, जो एक शुद्ध यांग साधना तकनीक थी। जियान शियाओशुन की शुद्ध यांग साधना तकनीक की बात करें तो इसमें एजोर यांग लॉर्ड की तकनीक से कुछ समानताएं थीं। ये यून ने शुद्ध यांग नियमावली का अभ्यास नहीं किया था, लेकिन उन्होंने पहले महान महारानी हृदय सूत्र का अभ्यास किया था। महान महारानी हृदय सूत्र के शुद्ध यांग घटक के लिए महान महारानी ने शुद्ध यांग नियमावली का संदर्भ लिया था और उसे सारगर्भित किया था। हालांकि प्राचीन महान महारानी अंततः तियान युआन जगत की सीमाओं में बंधी रह गई। इसके अलावा उनकी मृत्यु शीघ्र ही हो गई थी, इसलिए उनका साधना स्तर बहुत ऊंचा नहीं था। उनके द्वारा रचित महान महारानी हृदय सूत्र धीरे धीरे ये यून की साधना को सहारा देने में असमर्थ होता जा रहा था। बाद में जब ये यून ने अपने शुद्ध यांग दाव फलों को संघनित किया तो उन्हें स्वयं का शुद्ध यांग महान दाव प्राप्त होने लगा। महान महारानी हृदय सूत्र का अध्ययन करने पर उन्हें गहन और स्पष्ट अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। ये यून की आंखों के सामने जियान शियाओशुन की साधना तकनीक और चालें भी तेजी से स्पष्ट होती गईं। ये यून को एक बार फिर चिंतनशील नजर से स्थिर खड़े देखकर किसी के मन में एक विचार आया, क्या ये यून फिर से लिटिल स्वॉर्ड फेरी की तरह ही कोई चाल चल रही है? लेकिन जैसे ही उसने ये कहना समाप्त किया, उसने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। यह पहले भी एक संयोग था, दोबारा वैसा ही संयोग होना असंभव था। जियान शियाओशुन की बात करें तो उसने भी यह मानने से इनकार कर दिया कि एजोर यांग लॉर्ड की पैतृक साधना तकनीक को यून द्वारा अधिक शक्तिशाली विधि से भेदा जा सकता है। तेजी से उठती लिप्टों ने पलक झपकते ही ये यून को अपनी चपेट में ले लिया और आग की लिप्टों के बीच ये यून ने अंततः अपनी तलवार उठाई। तुम्हारे इस प्रहार में बहुत कुछ मिला हुआ है। शुद्ध यांग तलवार को सब कुछ भस्म करने के लिए सबसे शुद्ध ज्वालाओं की आवश्यकता होती है। यदि इसे किसी प्रकार की पूर्ति की आवश्यकता है तो इसे शुद्ध यिन से पूरक किया जाना चाहिए। जैसा कि कहावत है, अकेला यांग विकास की अनुमति नहीं देता, अकेला यिन जन्म नहीं देता। ये यून ने ये कहते ही अपनी तलवार एक बार फिर घुमाई। यह एक ऐसा प्रहार था जो किसी भी तरह से असाधारण नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसने बस एक औपचारिक प्रहार किया हो जिससे कोई खास हलचल नहीं मचेगी। हालांकि जैसे ही प्रहार हुआ, जियान शियाओशुन को तुरंत महसूस हुआ कि उसकी शुद्ध यांग साधना तकनीक में अचानक एक बीज बो दिया गया है। जैसे ही बीज शुद्ध यांग तलवार की ऊर्जा में प्रवेश किया, वह तेजी से अंकुरित होकर बढ़ने लगा। ऐसा प्रतीत हुआ मानो शुद्ध यांग तलवार की सारी ऊर्जा बीज के लिए पोषक तत्वों में परिवर्तित हो गई हो। शुद्ध यांग तलवार की ऊर्जा अवशोषित हो गई और उससे नीले रंग की आग की एक हल्की सी लपट उत्पन्न हुई। ये यून द्वारा उत्पन्न की गई नीले रंग की ज्वालाएं अमर प्रतीत होती थीं और वे लगातार और अधिक शक्तिशाली होती जा रही थीं। जियान शियाओशुन ने महसूस किया कि उसके द्वारा उत्पन्न तलवार की ऊर्जा का अधिकांश भाग ये यून द्वारा अवशोषित कर लिया गया था और वह उसकी तलवार की ऊर्जा में परिवर्तित हो गई थी। चाहे तलवारबाजी के बारे में उसकी समझ हो या शुद्ध यांग दांव पर उसकी पकड़, ये यून उससे कहीं आगे निकल चुका था। जियान शियाओशुन को यह अविश्वसनीय लगा। उसकी शुद्ध यांग तलवार की शक्ति का उपयोग ये यून कैसे कर सकता था? क्या अंतर इतना बड़ा था? ये यून ने मानो उसके विचारों को भांप लिया और कहा, महान दाव एकांत में नहीं रहते। शुद्ध यांग और शुद्ध यिन, अंतरिक्ष और समय, विनाश और अराजकता,
यदि आप किसी नियम के दो विपरीत पक्षों को एक साथ समझ सकते हैं तो आपकी शक्ति बढ़ जाएगी। मैं आपके शुद्ध यांग का उपयोग इसलिए कर सकता हूं क्योंकि मेरे शुद्ध यांग में शुद्ध यिन समाहित है। यिन और यांग एक दूसरे के पूरक और पोषण करता है, जिसके परिणामस्वरूप निरंतर उत्पत्ति होती है। ये यून के कहे अनुसार उसने एक बार फिर वार किया और आग की वह हल्की सी चिंगारी तुरंत सूर्य की प्रचंड आग में बदल गई। जियान शियाओशुन ने जल्दी से अपनी तलवार लहराकर उसे रोकने की कोशिश की। जब नीले रंग की ज्वालाएं जियान शियाओशुन की उग्र ज्वालाओं से टकराईं तो उसकी ज्वालाएं पल भर में नीले रंग की ज्वालाओं में समा गईं। ये यून की शुद्ध यान की परिपूर्ण ज्वालाओं ने हर प्रकार की ज्वालाओं को भस्म कर दिया। ये सब देखकर जियान शियाओशुन ने प्रशंसा से सांस रोक ली। वह जानती थी कि यून का शुद्ध यांग दाव उसके यांग दाव से कहीं बेहतर था। इसका कारण केवल यह नहीं था कि यून के शुद्ध यांग दाव में यांग और यिन का संयोजन था, बल्कि एक आसान और अधिक समझने योग्य कारण भी था। ये यून द्वारा संघनित शुद्ध यांग दाव फल निश्चित रूप से उसके यांग दाव से कहीं अधिक श्रेष्ठ था। उसके पास पहले से ही 8 पत्तों वाला दाव फल था। फिर ये यून के लिए 9 पत्ती दाव फल के बारे में सोचते ही जियान शियाओशुन का दिल जोर से धड़कने लगा। क्लैरिटी पूल स्वॉर्ड सेट की स्थापना के बाद से अब तक कोई भी 9 पत्ती दाव फल का निर्माण नहीं कर पाया था। यहाँ तक कि एक अत्यंत शक्तिशाली संप्रदाय में भी ऐसा फल लाखों वर्षों में नहीं देखा गया था। उफ उफ, शुद्ध यांग तलवार की ऊर्जा जियान शियाओशुन के सामने फट गई और उसकी बगल से होकर गुजर गई। नीले रंग की लपटें लगातार जलती रहीं और जमीन को पिघलाने लगीं। ड्रैगन गेट प्लेटफॉर्म की संरचना लगातार काम कर रही थी, लेकिन इतने कम समय में वह खुद को ठीक नहीं कर सकती थी। इसके बजाय समय के साथ साथ उसका अधिकाधिक भाग पिघलता चला गया। एल्डर फेंशिंग ने दर्द से कराहते हुए अपनी अंगूठी घुमाई। आग तेजी से फैल रही थी और पूरे युद्ध मंच को जलाकर लाल कर रही थी। इसकी मरम्मत के लिए बहुत सारी पवित्र वस्तुओं की आवश्यकता होगी। उसने यान तियानकोन के सुझाव को इसलिए मान लिया था क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वह ड्रैगन गेट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके ये उनको बेनकाब कर देगा। लेकिन अंत में जिस ड्रैगन गेट प्लेटफॉर्म के बारे में वह शेखी बघार रहा था, उसने न केवल ये साबित कर दिया कि यून ने लगभग 60 वर्षों तक साधना की थी, बल्कि अभी यून ने उसे लगभग पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। इसलिए एल्डर फेंशिंग ने सारा दोष यान तियानकोन पर मरना शुरू कर दिया। इस बार तो उसने सचमुच खुद को शर्मिंदा कर लिया था।